वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ईसीएम हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अब हम लोग बात करेंगे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। ईसीएम और ईडीएम कंप्लीट हो गया है, उसके न्यूमेरिकल्स आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। मैंने पूरा एमआरआर वगैरह का सारा फार्मूलेज वगैरह सब आपको बता दिया हूँ। न्यूमेरिकल लगाना आपका काम है। बाकी पीवाईक्यू सीरीज में आपको कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल लगवाया जाएगा। टाइम मिलेगा तो कुछ हम लोग एक्स्ट्रा बुक वगैरह के न्यूमेरिकल भी करेंगे, टाइम की बात है, ठीक है। चलिए मेन देखिए, होता क्या है ना, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका फंडा बहुत क्लियर होना चाहिए। कहाँ से चीज़ शुरू हुई है, कहाँ पे ख़त्म हुई है और सबका रीज़न क्या है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे वे में अच्छे तरीके से डिलीवर करूँ, लेकिन मेहनत आपको भी थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। तो अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं तब तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो कर रहा हूँ। अब अगर आप लोग भी कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। तो पता लगा हम अकेले मेहनत करते रह गए और फिर मज़ा नहीं आएगा फिर, ठीक है। ये मान के चलिए, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आना है, और कोई इफ एंड बट उसमें है ही नहीं। सारा का सारा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके, अगर मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो, ठीक है। चलिए, और अगर आपके कोई डाउट वगैरह हो तो उसको आप मेरे तक पहुँचाइए, ये आपका काम है। डाउट भेजना आपका काम है। अगर डाउट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ कमी है, आप पढ़ नहीं रहे हैं। पढ़ेंगे तो डाउट आएगा ही आएगा, बिकॉज ये टॉपिक ही ऐसा है, ठीक है ना। अगर मैं आपको बेसिक मेटल कटिंग वगैरह का नॉर्मल कन्वेंशन भी पढ़ाना शुरू करूँ, कोई डाउट नहीं आएगा, आपको सब समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा सिंपल है। जैसे मैं कन्वेंशन की बात करूँगा आधे लोग सो जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको देख के चलना है कि डाउट आना चाहिए, वो तब आएगा जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। एंड मीनवाइल एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर पढ़ने का मन नहीं करता, कुछ मोटिवेशन बता दीजिए। देखो एक बात बताऊं, मोटिवेशन, आप मोटिवेशन लेक्चर्स सुनिए, या फिर आप जो भी बाबा वगैरह यहाँ आजकल मौजूद हैं, सब बाबा मतलब जो भी ज्ञान दे रहे हैं उनको मैं बाबा बोलता हूँ। तो अगर आप लेक्चर्स वगैरह सुनते हैं या फिर बताते हैं कि सुबह उठो, शाम उठो, दोपहर में पढ़ो, रात में पढ़ो, वो जो भी तरीके हैं, देखो सब बात की सिर्फ एक जगह जाके खत्म हो जाती है, वो होता है आपका हार्ड वर्क। आई बात समझ में? तो जितना ज्यादा आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए, इवन आपके सेमेस्टर के लिए। और कोई मोटिवेशन नहीं, मोटिवेशन जैसा कुछ होता ही नहीं है। सीधी सी बात है, आपको हार्ड वर्क करना है तो हार्ड वर्क करना है, और कोई रास्ता नहीं है, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, लेके बैठो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना समझ में आए। आई बात समझ में? हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा। सक्सेस पाने के लिए या नंबर अच्छे पाने के लिए आपको एक ही रास्ता है, ओनली हार्ड वर्क, नथिंग एल्स। कोई और मोटिवेशन नहीं है। ये मोटिवेशन घर वालों ने पैसा लगाया, इन्होंने ये किया, आप नहीं पढ़ रहे हो, टाइम बर्बाद, तो ठीक है, बिकॉज आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं इसलिए आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, बैक वगैरह लगती है, और कोई रीजन नहीं है। पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही फंडा है, मेहनत करना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, मेहनत आपको करना ही करना पड़ेगा। तो चलिए आगे टॉपिक पे बात करते हैं। ईसीएम ईडीएम का सारा प्रोसेस क्लियर हो चुका है। ईसीएम ईडीएम में ध्यान रखना है, देखिए कैसे क्या क्या आपको क्वेश्चंस लिखने हैं। सबसे पहले आपको देखना होगा कि प्रिंसिपल क्या है, किसी भी टॉपिक का प्रिंसिपल क्या है, एंड आफ्टर दैट प्रिंसिपल आपको प्रोसेस पैरामीटर, एंड प्रोसेस पैरामीटर के बाद आपको देखना है वर्किंग क्या क्या, वही वर्किंग एंड प्रोसेस पैरामीटर। फिर उसके बाद आपको देखना है कि इसमें एमआरआर किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, कैसे एमआरआर का फार्मूलेज वगैरह वर्क किए जा रहे हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन। बस कोई भी टॉपिक अगर आप अनकन्वेंशनल में पढ़ रहे हैं तो वो इसी वे में क्लियर होगा, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन लास्ट, ठीक है ना। आपके लेवल के लिए इतना बहुत है। किसी भी टॉपिक में फंस नहीं जाना है, पीएचडी नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपको बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, इवन इतना अच्छे से पढ़ना है गेट इंजीनियरिंग सर्विस या कोई भी अगर आप क्वेश्चन उठा रहे हैं तो वो बन जाए। इतना आपको मैं कोशिश करके चल रहा हूँ। इस लेक्चर का देखिए, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इस लेक्चर का यूज आपको आगे बहुत आएगा, बहुत आएगा। जब भी आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, अगर कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल से क्वेश्चन पूछा गया है तो सारे क्वेश्चन का जवाब जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये लेक्चर सिर्फ ये मत समझिएगा कि सिर्फ सेमेस्टर के लिए काम आएगा, नोट जरूर बनाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एजीएम, एब्रेसिव जेट मशीन।
एब्रेसिव जेट मशीनिंग की बात करते हैं। एंड एब्रेसिव जेट मशीनिंग में एब्रेसिव जेट मशीनिंग, आज का हमारा टॉपिक यही है, एब्रेसिव जेट मशीनिंग। अब देखिए यहाँ से एक चीज आपको सोचना है और समझना है, और उसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि जो भी कॉन्सेप्ट मैं एब्रेसिव जेट मशीनिंग में पढ़ाऊंगा आगे आने वाले टाइम में, आधे एक घंटे जो मैं पढ़ाऊंगा एब्रेसिव जेट मशीनिंग में, जो भी कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा उस कॉन्सेप्ट का सीधा सीधा यूज, या आप कह सकते हैं वही सेम कॉन्सेप्ट, उसका कुछ ना कुछ पार्ट आगे आने वाले जो दो प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें रहेगा। एब्रेसिव जेट मशीनिंग, देन आप पढ़ेंगे वाटर जेट मशीनिंग, फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। अब समझिएगा, वाटर जेट मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, इन तीनों में एब्रेसिव जेट मशीनिंग, वाटर जेट मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, इन तीनों में एब्रेसिव पार्टिकल्स का यूज होता है। इन तीनों में एब्रेसिव पार्टिकल्स का यूज होगा, एब्रेसिव पार्टिकल्स का यूज होता है। अब देखिए जो भी मशीनिंग प्रोसेस है वो डिपेंड करेगा इन एब्रेसिव पार्टिकल्स के शेप एंड साइज पर। एब्रेसिव पार्टिकल की एनर्जीज कैसे ट्रांसफर हो रही वर्क डन में, ये कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो सब में कॉमन रहेंगे। तो इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी कुछ आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसका सीधा सीधा कनेक्शन आगे आने वाले दो प्रोसेसेस में मिलेगा। क्लियर है इतनी बात? बिकॉज तीनों में एब्रेसिव्स का यूज होगा। ठीक है, चलिए इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई है। नाउ शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखिए एब्रेसिव जेट मशीनिंग, हम किसकी बात कर रहे हैं? एब्रेसिव जेट मशीनिंग। अब बात आती है सर जेट क्या होता है। सबसे पहले समझिए कि जेट क्या होता है। जेट का मतलब होता है जब कहीं पर कोई भी ऑब्जेक्ट, या फिर आप कह सकते हैं जैसे मान लीजिए एयर, एयर एब्रेसिव मशीनिंग, हम एयर की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एयर, एयर की वेलोसिटी जब बहुत ज्यादा होगी, एयर की वेलोसिटी जब बहुत ज्यादा होगी, आप ये कह सकते हैं मैक नंबर 1 से ज्यादा, मैक नंबर 2 3, तो वहां पर हम उसको बोल देते हैं जेट। वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है इसलिए उसको कहा जाता है जेट। ठीक है ना? अब समझिए कैसे एब्रेसिव जेट मशीनिंग काम करता है। कैसे एब्रेसिव जेट मशीनिंग काम करता है, देखिए इसमें एक नोजल होता है। पहले बेसिक फंडामेंटल्स हम क्लियर कर रहे हैं थोड़ा सा। आप ये कह सकते हैं कि मैं इस्टेब्लिश करने करने की कोशिश कर रहा हूं एब्रेसिव जेट मशीन, जिससे समझना थोड़ा सा आसान हो। ठीक है, ये हमारा है नोजल, नोजल, और यहां पर हमारा रखा हुआ है वर्कपीस जिसकी हमें मशीनिंग करनी है। मान लीजिए ये एरिया है जिस पर हमें मशीनिंग करनी है, कट करना है। ठीक है, और अब इस नोजल से हम एयर, हाई वेलोसिटी एयर, एयर जिसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, हाई वेलोसिटी, स्मॉल वी जहां मैं लिखूंगा वो वेलोसिटी लिख रहा हूं, कैपिटल वी जहां लिखूंगा वो वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो एयर, एयर को हम उस नोजल से पास कराएंगे, तो वेलोसिटी ऑलरेडी ज्यादा है, तो नोजल से पास होगा, नोजल कन्वर्जिंग सेक्शन है तो उसकी वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, तो जिसकी वजह से वो जेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस नोजल में हम डाल देते हैं एब्रेसिव पार्टिकल, जैसे मान लीजिए ग्लास का बना हुआ है, ग्लास का एब्रेसिव पार्टिकल या फिर सिलिका वगैरह यूज करेंगे। ये हमारा हो गया एब्रेसिव पार्टिकल। समझिए ध्यान से, यहाँ पर आपको दिख रहा है लेकिन एक्चुअल जब आप वर्किंग करेंगे एब्रेसिव नहीं दिखेगा क्योंकि वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। 1/16 सेकंड से कम, 1/16 सेकंड से कम अगर कम की स्पीड से अगर कोई चीज हमारी आंखों से पास होता है तो वो हमें नहीं देख, हम उसको देख नहीं पाएंगे। ठीक है, इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। अब इन एब्रेसिव पार्टिकल को जब हम एक हाई वेलोसिटी के साथ वर्कपीस पर इंपिंज्ड कराते हैं, वर्कपीस पर इंपिंज्ड कराते हैं, जिस उसी की एब्रेसिव की वजह से इस पार्टिकल में क्रैटर का फॉर्मेशन होता है। आप ये कह सकते हैं मटेरियल चिप आउट होके बाहर जाता है। ये बेसिक फिनोमेना है, मटेरियल चिप आउट होके बाहर जाता है। ठीक है ना? अब समझिए ये जो नोजल होता है, नोजल की जो बाउंड्रीज हैं ये एडजस्टेबल होती हैं। नोजल की जो बाउंड्रीज हैं वो क्या है? एडजस्टेबल होंगी एप्लीकेशन के हिसाब से। ये हमारा जो बाउंड्रीज हैं वो एडजस्टेबल है, एडजस्टेबल बाउंड्रीज,
लाइक दिस, ये नोजल है। जिस तरीके का हमें एप्लीकेशन होगा उस तरीके से हम क्या करें, नोजल का जो हमारा कन्वर्जिंग सेक्शन है उसको हम बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है ना। तो उससे हमारा वेलोसिटीज वगैरह हम कंट्रोल कर लेते हैं एडजस्टेबल बाउंड्रीज के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, ये जो एब्रेसिव पार्टिकल होंगे, ये दो शेप में आपको मिलेंगे, एक तो प्योर स्फेरिकल शेप में और दूसरा होगा आपका इरेगुलर शेप एंड साइज में, ठीक है ना। दोनों का यूज है, अब स्फेरिकल होगा या फिर इरेगुलर शेप एंड साइज होगा। आगे बात करेंगे डक्टाइल एंड ब्रिटल, जब हम बात कर रहे होंगे दोनों पर किसकी मशीनिंग कर रहे हैं तब उन चीजों की बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इस वर्कपीस वाले पार्ट को भूल जाओ, इस वर्कपीस वाले पार्ट को भूल जाइए, भूल जाइए कोई नोजल लगा हुआ है। सिर्फ हम बात कर रहे हैं जेट का जिसमें एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, जिसमें एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं। नाउ देखो, ऑनलाइन क्लास में एक प्रॉब्लम, ये जो रिकॉर्डिंग होता है ना, इसमें एक प्रॉब्लम होती है, आपके साथ हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाता, बहुत कम इंटरेक्शन हो पाता है। तो कुछ चीजें मुझे लगता है कि शायद आप समझ रहे होंगे या नहीं समझ रहे होंगे। देखिए, इन टॉपिक जैसे मैं अब इसके बाद अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पता है तो आगे कंटिन्यू करिएगा, अदरवाइज पहले कहीं जाकर काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। नाउ जो भी यहाँ पर प्रेशर है, देखिए यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, तो जो भी प्रेशर एनर्जी होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी। पहला पॉइंट, प्रेशर एनर्जी, एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। प्रेशर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी यहाँ पर प्रेशर एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी। वही काइनेटिक एनर्जी ही रिस्पॉन्सिबल होगी मटेरियल को तोड़ने के लिए, वही काइनेटिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होगी मटेरियल को तोड़ने के लिए, ठीक है ना। नाउ अब बात करते हैं एब्रेसिव्स की। एब्रेसिव पार्टिकल्स आर, एब्रेसिव पार्टिकल्स आर impinges over workpiece, abrasive particles are impinges over workpiece surface which is at high velocity, surface which is at high, high का मतलब very high, high velocity। कहाँ जाना चाह रहे हो, which is at high velocity कह सकते हैं जेट। तो जो एब्रेसिव पार्टिकल्स होगा, जो वर्कपीस पर इम्पिंज्ड हो रहा है एब्रेसिव पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो बेसिक चीजें आपको थोड़ा समझ में आ गई, आगे चलते हैं। नाउ अब बात करते हैं सेटअप कैसा होता है। देखिए, जो सेटअप आपका एब्रेसिव जेट मशीनिंग का होगा वही लगभग लगभग सेम सेटअप आपका वाटर जेट मशीनिंग का होगा। यहाँ पर हम एब्रेसिव मशीनिंग में एयर वगैरह यूज करेंगे, गैसेस यूज करेंगे, वहां पर वाटर यूज करेंगे, दोनों जगह एब्रेसिव रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, देयर इज अ देयर इज अ देखिए क्या क्या पार्ट्स होते हैं। पहला हमारा होता है एयर कंप्रेसर, देन हमारे पास ड्राइवर होगा उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिल्टर लगा होगा जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो एयर में। एंड उसके बाद हमारे पास होता है मिक्सचर। नाउ देखिए, देयर इज अ एयर कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर लगा होगा। देखिए, अब एयर कंप्रेसर का मतलब क्या हुआ, एयर कंप्रेसर इज अ डिवाइस व्हिच इज होल्ड्स द एयर और गैसेस एट हाई वेलोसिटी, या फिर आप कह सकते हैं हाई प्रेशर। या फिर एयर कंप्रेसर से जो भी कुछ निकलेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है ना। उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। देखिए, प्रेशर जब आप बढ़ाते जाएंगे, कंप्रेसर का मतलब क्या, कंप्रेस कर रहा है एयर को, कंप्रेस करता चला जा रहा है, और जब कभी वो एक स्मॉल ओपनिंग से बाहर निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। एयर कंप्रेसर के बाद, एयर कंप्रेसर के बाद जो हमारी गैसेज या एयर हैं वो जाएगी ड्राइवर में। ड्राइवर का मतलब क्या है, वो कंट्रोल करेगा, ठीक है ना, वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा ड्राइवर। और उसके बाद
उसके बाद फिर उसके बाद जाएगा फिल्टर में। फिल्टर में अगर कोई कंटामिनेटेड पार्टिकल्स या फिर धूल मिट्टी के कण ये सब होंगे, उसको हम वहां से फिल्टर कर लेंगे। और उसके बाद फिर जाएगा मिक्सचर में। मिक्सर या फिर मिक्सिंग चैम्बर। मिक्सर या फिर मिक्सिंग चैम्बर। एंड मिक्सिंग चैम्बर में लगा होता है हॉपर। मिक्सिंग चैम्बर में लगा होता है हॉपर। हॉपर जिसमें होता है एब्रेसिव, जिसमें रखा होता है एब्रेसिव। तो मिक्सिंग चैम्बर में ही एयर और एब्रेसिव का मिक्सिंग होता है। मिक्सिंग चैम्बर में ही एयर या गैस और एब्रेसिव पार्टिकल की मिक्सिंग होती है। एंड देन उसके बाद मूव करेगा नोजल में एंड टू द वर्कपीस। वर्कपीस एंड दिस इज नोजल। ये पूरा सेटअप होता है आपका। ये पूरा का पूरा क्या है? सेटअप है। नोजल से हाई वेलोसिटी जेट बाहर आएगा और उसी के साथ क्या आएगा? एब्रेसिव पार्टिकल्स। ठीक है ना। तो पिछले स्लाइड में हम सिर्फ इतना देख रहे थे। नाउ अब चीजें बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो अब देखिए, एयर कंप्रेसर में एयर को हम कंप्रेस करेंगे तो यहां पर हम यूज क्या करते हैं? एयर यूज करते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस यूज करते हैं। और गैसेस में हम यूज करते हैं नाइट्रोजन और CO2 गैस। अब ये क्या चीज है? एयर N2 CO2 डिफरेंट डिफरेंट चीज क्यों आप लिख रहे हैं? तो इसका रीजन है यही है कि हम किस वर्क पीस, किस वर्क मटेरियल पर हम वर्क परफॉर्म कर रहे हैं कैसा है, तो उसके बेस पर हम चीजों को यूज करते हैं। हो सकता है नॉर्मल एयर से काम चल जाए, नहीं चलेगा तो फिर हम क्या यूज करेंगे? गैसेस यूज करेंगे। ठीक है ना। नाउ अब देखते जाइए फटाफट। अब बात आती है एब्रेसिव, जो यहां पर एब्रेसिव हॉपर में रखा हुआ है। एब्रेसिव देखिए, ये जो एब्रेसिव होता है इसका शेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका शेप बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसका डायमीटर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन एब्रेसिव हम यूज क्या करते हैं? हम यूज करते हैं एल्यूमिना। हम यूज करते हैं एल्यूमिना। और एल्यूमिना यूज करते हैं या फिर SiC सिलिकॉन कार्बाइड। तो अब समझिएगा, एल्यूमिना या फिर सिलिकॉन कार्बाइड हम यूज करेंगे किसके लिए? एब्रेसिव के लिए। एंड एब्रेसिव का जो शेप होता है या तो वो स्फेरिकल होगा और इर्रेगुलर शेप एंड साइज का होगा। इर्रेगुलर शेप। इर्रेगुलर शेप का मतलब क्या है? लाइक दिस। एंड स्फेयर मतलब आपको स्फेयर दिखेगा। ठीक है, दोनों का यूज है। जो सबसे ज्यादा, जब हमें बहुत ज्यादा डीप मशीनिंग करनी होगी, ज्यादा मटेरियल कट करना होगा, तो हम ये यूज करेंगे। ठीक है ना। इर्रेगुलर शेप है बिकॉज इसमें शार्प कॉर्नर्स होंगे। यही कॉर्नर्स ही क्या करेंगे? वहां पर कैटर का फॉर्मेशन कराएंगे। यही कॉर्नर्स ही वहां पर क्या करेंगे? कैटर का फॉर्मेशन कराएंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया सेटअप जो आपको एग्जाम में बनाना होगा। ठीक है। नाउ आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं एब्रेसिव पार्टिकल्स को ही। एब्रेसिव पार्टिकल्स मैंने आपको बताया एल्यूमिना और SiC। L2O3 और SiC हम यूज करेंगे। सिलिकॉन कार्बाइड या फिर हम ये हमारा हो गया सिलिकॉन कार्बाइड और ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम। तो दोनों में से हम कोई ना कोई चीज यूज करेंगे जो इजीली अवेलेबल होगा। ठीक है ना। या फिर दूसरा मटेरियल हम यूज कर सकते हैं ग्लास। ग्लास की ब्लेड्स यूज करते हैं। ग्लास बेड्स या फिर ग्लास पार्टिकल्स। ये हो गया मटेरियल। तो एब्रेसिव मटेरियल कौन सा होगा हमारा? एल्यूमिना, सिलिकॉन कार्बाइड या फिर हम यूज करेंगे ग्लास ब्लेड्स या फिर ग्लास की पार्टिकल्स। ठीक है ना। अब बात आती है सर इसका शेप कैसा होगा? तो शेप हमने बताया या तो ये स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल होगा या फिर इररेगुलर शेप एंड साइजेस। ठीक है ना। अब चीजों को एक साथ कर रहे हैं। कैसा होगा? स्फेरिकल शेप का होगा या फिर इररेगुलर शेप एंड साइज का होगा। मैं बार बार एक चीज को इसलिए रिपीट करता हूं जिससे आपके कलेजे तक बात पहुंच जाए। आई बात समझ में? बिकॉज आप कान से सुन रहे हैं और कलेजे तक बात नहीं पहुंचेगी तो फिर पढ़ाने कोई मतलब है नहीं। आई बात समझ में? क्योंकि जो भी चीज आपके कलेजे में उतर जाती है, दिल में उतर जाती है, उसी के लिए आप लालायित हो जाते हो। ठीक है ना।
ये आपके साथ जो भी कुछ होता है, प्यार मोहब्बत ये सब चीजें जो होती हैं तभी होती हैं बिकॉज वो दिल की गहराइयों में उतर चुकी होती हैं। तो अगर ये टॉपिक्स वगैरह भी अगर आपके जो भी आप पढ़ रहे हैं दिल की गहराइयों में अगर मैं उतार पाया तब तो आपको समझ में आएगा और ज्यादा दिन तक याद रहेगा, ठीक है ना। और फैकल्टी की शकल सूरत मैटर नहीं करती है। अगर फैकल्टी आपको अच्छा डिलीवर कर पा रहा है, दिल की गहराइयों तक बात को पहुंचा दिया, तो समझ जाइए कि ठीक है फैकल्टी अच्छा पढ़ा रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब इनका साइज लगभग होता कितना है, बात आती है कि इनका साइज लगभग होता कितना है। तो ये होता है लगभग 10 to 50 माइक्रो, 10 to 50 माइक्रो, ठीक है ना। हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ लिया जाए। नाउ आगे देखते हैं। ये आपका एब्रेसिव के लिए जितने भी पॉइंट्स थे वो आपके क्लियर हो चुके हैं, ठीक। अब बात आती है जो जेट है उसकी वेलोसिटीज और डिस्टेंस वगैरह कैसी होती है। तो नेक्स्ट हमारा एब्रेसिव जेट, इसके बारे में जो जेट हम यूज कर रहे हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला बात आएगा सर वेलोसिटी कितनी होगी। वेलोसिटी, अब देखिए यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है। किताबें बहुत कुछ लिखती हैं, 150 से लेके 900 मीटर पर सेकंड तक लिखा जाता है, लेकिन जो लगभग लगभग यूज होता है यहाँ पर एक स्लाइड में आपको 900 दिखेगा, लेकिन मैं यहाँ पर लिखूंगा सिर्फ 300 तक बिकॉज यूज उतना तक ही होता है लगभग लगभग, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट चीजें लिखी होंगी, तो एग्जाम में आप जो भी लिख के आएंगे वो करेक्ट ही माना जाएगा, ठीक है ना। तो जो इसकी वेलोसिटी होगी वो होगी 150 to 300 मीटर पर सेकेंड। आप इसको 900 तक यूज कर सकते हैं, और 900 का मतलब जानते हैं क्या हो गया, 900 मीटर पर सेकेंड, मैक नंबर 3 सुपरसोनिक। आप समझ जाइए कितनी ज्यादा स्पीड होगी, आपको आंखों से दिखने वाला नहीं है। और जब वेलोसिटी 900 तक पहुंच जाएगी ऐसी जगह जब आप कटिंग कर रहे हैं, वेलोसिटीज बहुत ज्यादा हैं, तो अगर मैक नंबर 1 तक है तब तो आप आसानी से उसको आप ओपन एटमॉस्फेयर में यूज करा सकते हैं, वो मशीनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी तो अब उसे हमें क्लोज चैम्बर में मशीनिंग करनी पड़ेगी बिकॉज एब्रेसिव कहीं भी जा सकता है छिटक कर। आई बात में पता लगा आप परफॉर्म करने का आप अंधे होके आ रहे हैं, एब्रेसिव घुस गया आपकी आंखों में। एब्रेसिव को थोड़ी ना पता है कि मेटल काटना है कि इंसान को काटना है, काट डालेगा वो, तो उसका काम है काटना, ठीक है ना। चलिए नाउ अब बात आती स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। स्टैंड ऑफ डिस्टेंस, देखिए स्टैंड ऑफ डिस्टेंस का क्या मतलब होता है। द डिस्टेंस बिटवीन नोजल एंड द वर्कपीस इज कॉल्ड स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन नोजल एंड द वर्कपीस इज कॉल्ड स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। तो इसका बहुत यूज होता है, स्टैंड ऑफ, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। कि अगर आप खुद सोचिए डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तब भी प्रॉब्लम है, कम होगा तब भी प्रॉब्लम है। तो डिस्टेंस के बेस पर हम आगे एक बार अभी पैरामीटर्स जब बात कर रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स, तो वहां पर हम ग्राफ भी बनाएंगे स्टैंड ऑफ डिस्टेंस बढ़ने और घटने पर क्या इफेक्ट आता है, वो आगे हम बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए स्टैंड ऑफ डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। ये हमारा अप्रोक्सीमेट होता है 3.2 मीटर, 3.2 मीटर का डिस्टेंस बनाया जाता है, ठीक है ना, लगभग लगभग। नाउ अब बात आती है इम्पिंज्ड एंगल। नोजल में जो इम्पिंजिंग हो रही है उसका एंगल कितना रखते हैं। तो इम्पिंजमेंट एंगल, तो जो इम्पिंजमेंट एंगल होता है वो लगभग हम यूज करते हैं 60 to 90 डिग्री। कोशिश करते हैं 90, 60 पर भी कुछ काम करते हैं। मान लीजिए जेट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, मटेरियल जो है बहुत सॉफ्ट है, किसी एंगल पर कट करना है तो 60 to 90 डिग्री का हमारा क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए, इम्पिंजमेंट एंगल, ठीक है ना। इम्पिंजमेंट एंगल कितना होना चाहिए, 60 to 90 डिग्री, ठीक है। तो ये कहानी होगी किसके लिए, एब्रेसिव जेट के लिए। अब बात करते हैं जो हम कैरियर गैस यूज कर रहे हैं, कैरियर गैस, या फिर जो हम एयर यूज कर रहे हैं, कैरियर गैस जो हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या यूज करते हैं। या तो हम एयर यूज करते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूं, या तो CO2 होगा या फिर नाइट्रोजन होगा, ठीक है ना। या तो हम क्या करेंगे, एयर यूज करेंगे, CO2 यूज करेंगे, या फिर नाइट्रोजन यूज करेंगे। एंड प्रेशर कितना कंप्रेसर हमें देता है, 2 to 10 बार। प्रेशर ऑफ कैरियर गैस इज अबाउट 2 to 10 बार, 2 to 10 बार का हम प्रेशर यूज करते हैं फॉर अ कैरियर गैस, ठीक है ना। अब बात आती है डेंसिटी कितनी होगी, तो जो भी हम यूज करते हैं उसकी डेंसिटी इज अबाउट 1.3
केजी पर मीटर क्यूब, 1.3 केजी पर मीटर क्यूब की डेंसिटी होती है। तो ये जितने भी आपने अभी छोटे छोटे चीजें लिखी हुई हैं, इन सब का यूज आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो सकता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे ये पूछा जा सकता है कैरियर की गैस क्या होती है, कैरियर गैस क्या क्या यूज करते हैं, प्रेशर कितना होता है, डेंसिटी कितना होता है, या एब्रेसिव की वेलोसिटी, स्टैंडर्ड ऑफ डिस्टेंस एंड, या फिर एब्रेसिव पार्टिकल्स कौन कौन से यूज होते हैं। और इन सब के साथ आप एक बढ़िया थ्योरी बना सकते हैं, वो आपका काम है। ठीक है ना। नोट्स में मैं थोड़ा बहुत डाल के रखा हूं, लेकिन फिर भी आपको अपनी लैंग्वेज में इन सब पॉइंट्स का यूज करते हुए आप आसानी से थ्योरीज बना सकते हैं। पूरा का पूरा एक पेज आप भर दोगे इसमें, कैरियर गैस वगैरह ये सब क्या क्या यूज होता है, कितना कितना क्या क्या किससे क्या क्या पैरामीटर्स हैं, वो सब आप वहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखिए आगे बात करते हैं। नाउ अब बात करते हैं कि एक्चुअल में जो वर्किंग हो रही है, एक्चुअल में जो वर्किंग हो रही है वो होती कैसे है। एक्चुअल में जो वर्किंग हो रही है वो होती कैसे है, देखिए ध्यान समझिएगा। अब हमारा थ्योरी वाला पोर्शन खत्म, अब चलेगा कॉन्सेप्ट। ये हमारा एब्रेसिव, ये क्या है, एब्रेसिव है, एंड दिस इज आवर वर्क पीस। जब एक एब्रेसिव इस वर्क पीस पर इम्पिंज्ड हो रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये एब्रेसिव है और ये हमारा वर्क पीस है। अब समझिए, क्या सिंगल पास में या फिर एक ही बार एब्रेसिव आया और पूरा का पूरा इस पूरे मटेरियल को तोड़ देगा क्या? नहीं तोड़ पाएगा। इस पूरे के पूरे एक मटेरियल को नहीं तोड़ पाए। देखिए एब्रेसिव टूटता कैसे है, आगे हम फिर बात करेंगे। ये देखिए यहां पर दिस इज आवर एब्रेसिव ग्रेन्स और यहाँ पर वर्क पीस है। तो जब ये इम्पिंज्ड होगा तो उसकी वजह से यहाँ क्रैटर का फॉर्मेशन होगा, मटेरियल चिप आउट होकर बाहर जाएगा और वहां पर एक कैविटी क्रिएट हो जाएगी। इसी वजह से हम मटेरियल को, इसी प्रोसेस को देखते हुए हम मटेरियल को रिमूव करते हैं। ठीक है, हम इसी की बात कर रहे हैं कि एक एब्रेसिव, मान लीजिए हमने माना हुआ था स्फेयर शेप का, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए हम उसको स्फेयर ही मान के चलेंगे। तो इस एब्रेसिव का क्या इफेक्ट आता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं ग्रिट। एब्रेसिव ना बोल के हम इसको क्या बोलेंगे, ग्रिट। वर्ड्स याद रखिएगा, इसको बोलते हैं ग्रिट। और ये जो ग्रिट का डायमीटर होता है, अब समझिए, अगर एब्रेसिव यहां पर आ गया, नाउ अब एब्रेसिव की वजह से जितना ज्यादा पार्टिकल हमारा रिमूव हुआ, जितना पार्टिकल हमारा रिमूव हुआ, ये हो गया उसका एरिया। मान लीजिए जब जो टूटा हुआ है वो कितने एरिया पर है, सिर्फ इतने एरिया पर रिमूव हुआ है, ये हो गया हमारा एरिया। आई बात समझ में, इतना एरिया क्या हुआ, कट हुआ। तो इस एरिया का जो डायमीटर होगा वो होगा हमारा ग्रिट का डायमीटर, दैट इज ग्रिट डायमीटर, जिसको हम डिनोट करेंगे डी जी, डायमीटर ऑफ ग्रिट से डिनोट करेंगे। आई बात समझ में। अब समझिए, ये वर्क पीस दो हो सकता है, या तो वर्क पीस होगा ब्रिटल और या तो होगा डक्टाइल। दो ही मटेरियल हो सकते हैं, या तो ब्रिटल होगा या तो डक्टाइल होगा। ठीक है ना। तो अगर ब्रिटल मटेरियल होगा, अगर ब्रिटल मटेरियल होगा तो वहां पर जो फेलियर होगा, फेलियर इज ड्यू टू ब्रिटल फ्रैक्चर, फेलियर इज ड्यू टू ब्रिटल फ्रैक्चर, फेलियर इज ड्यू टू ब्रिटल फ्रैक्चर। एंड जो वॉल्यूम होगा, जितना मटेरियल टूट कर जाएगा वो कैसा होगा, वॉल्यूम, फ्रैक्चर वॉल्यूम, फ्रैक्चर वॉल्यूम, वो क्या होगा आपका, प्योर स्फेरिकल, सॉरी प्योर सेमी स्फेरिकल होगा। उसको हम क्या मानेंगे, सेमी स्फेरिकल। ये सब न्यूमेरिकल में यूज होगा, स्फेयर का एरिया वॉल्यूम सब यूज होगा। तो जो फ्रैक्चर वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, सेमी स्फेरिकल। ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं ब्रिटल मटेरियल, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल, क्योंकि फेलियर कैसा होगा, ब्रिटल फ्रैक्चर, जितना ज्यादा आया उतना ही तोड़कर वो वापस चला जाएगा। मतलब जितना ग्रिड का साइज है उतना ही हमें मिलेगा। जो हमारा एब्रेसिव का डायमीटर है उसी के डायमीटर के आसपास वो तोड़कर बाहर चला जाएगा। तो ये हमारा इसका बन जाएगा एरिया। ठीक है, लेकिन डक्टाइल मटेरियल में कहानी चेंज। आपको पता है डक्टाइल मटेरियल में होता क्या है, डक्टाइल मटेरियल में जब हम जेट के थ्रू एब्रेसिव पार्टिकल का इंपिंजमेंट कराते हैं तो उसमें क्या होता है, मटेरियल टूटने के बजाय धंस जाता है।
डक्टाइल मटेरियल में एब्रेसिव पार्टिकल्स घुस जाते हैं, तो उसको अलग से क्लीनिंग करनी पड़ेगी फिर तो। समझ पा रहे हैं बात को? ब्रिटल मटेरियल है तब तो वो टूट गया, ब्रिटल मटेरियल तो है तब तो टूट गया, मान लीजिए कंक्रीट टूट के बाहर निकल गया। लेकिन डक्टाइल आपने देखा होगा ना, अब आप हैमर समझ लीजिए, ग्रिड को समझ लीजिए एक हैमर, ब्रिटल मटेरियल में हैमर अगर हैमरिंग इफेक्ट डालेंगे तो मटेरियल टूटेगा। लेकिन मान लीजिए वही क्या है, आपका स्टील है, हैमर आप यूज करते हैं तो मटेरियल धंस जाएगा उतना। आई बात समझ में? तो इसलिए वहां पर हम सेमी स्फेरिकल नहीं मानेंगे, इसलिए वहां पर हम सेमी स्फेरिकल नहीं मानेंगे। तो जब नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा, रिमूवल वॉल्यूम किसके बराबर होगा, यही फ्रैक्चर वॉल्यूम या फिर रिमूवल वॉल्यूम किसके बराबर होगा, रिमूवल वॉल्यूम इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, जो इंप्रेशन वहां पर बना, जो इंडेंटेशन बना, जो गड्ढा बना उसके बराबर होगा, इक्वल टू इंडेंटेशन वॉल्यूम। बस इस चीज को आपको याद रखना है। यहां पर वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इंडेंटेशन वॉल्यूम के, और यहां पर कैसा होगा, सेमी स्फेरिकल हम मान के चलेंगे, बिकॉज़ उतना मटेरियल टूट जाएगा। ठीक है, जब पार्टिकल कैसा था, स्फेरिकल था। समझ में आई इतनी बात? डक्टाइल फिर से यूज करें, डक्टाइल ब्रिटल दोनों का हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है ना, इतना कॉन्सेप्ट मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि ग्रिट की वजह से अगर मटेरियल वर्कपीस कैसा डक्टाइल है, तो कहने का मतलब क्या, न्यूमेरिकल में भी आपको देखना पड़ेगा डक्टाइल मटेरियल है कि ब्रिटल मटेरियल है, तो डक्टाइल होगा डक्टाइल वाला फार्मूला यूज करेंगे, ब्रिटल होगा ब्रिटल वाला फार्मूला यूज करेंगे मटेरियल ओवर रेट निकालने के लिए। न्यूमेरिकल आएगा, आया भी हुआ है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। नाउ अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी का, बिकॉज मटेरियल जो रिमूव हो रहा है, जो भी मटेरियल हमारा रिमूव हो रहा है, मान लीजिए ये हमारा नोजल है, इस नोजल से इस वर्कपीस पर इंपिंजमेंट हो रहा है किसका, एब्रेसिव का। तो जो इस नोजल से निकलने वाला जो जेट है उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है, वही तो रिस्पॉन्सिबल है मटेरियल को तोड़ने के लिए, मटेरियल को चिप आउट करने के लिए, तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, काइनेटिक एनर्जी। काम किसने किया, काइनेटिक एनर्जी ने। एनर्जी जो था, जो काइनेटिक एनर्जी थी, वो पूरी की पूरी एनर्जी क्या हो गई, लॉस हो गई, खत्म हो गई मटेरियल को तोड़ने में। एनर्जी आपको एनर्जी कंजर्वेशन पीस पता होगा, कहीं और तो खत्म या पैदा तो कर नहीं सकते, सिर्फ एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया। तो जो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी थी वो मटेरियल को तोड़ने में लग गई, मतलब उसने क्या कर दिया, वर्क डन, वर्क डन। तो काइनेटिक एनर्जी और किया गया काम दोनों क्या है, बराबर है। उसी को बराबर करते हुए एमआरआर निकालेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन दोनों को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी होगी कितनी, काइनेटिक एनर्जी होगी कितनी। ठीक है ना, तो अब देखिए स्फेयर शेप हमने क्या मान लिया, स्फेयर शेप हमने क्या मान लिया, स्फेयर। आपको पता है व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, स्मॉल बी लिख रहा हूं, एम बी स्क्वायर, दैट इज वेलोसिटी, हाफ एम बी स्क्वायर, ये सबको पता है। तो ग्रिड का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा भाई, स्फेयर मतलब यही आपका क्या है, ग्रिड है। तो ग्रिड में कितना काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी फॉर ग्रिड, जी से नोट करेंगे, हाफ मास ऑफ ग्रिड एंड वेलोसिटी ऑफ ग्रिड स्क्वायर, मास ऑफ ग्रिड वेलोसिटी ऑफ ग्रिड स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब देखिए मास ऑफ ग्रिड कितना होगा, ये ग्रिड है, इसका मास कितना होगा, मास ऑफ ग्रिड। आपको पता है कि मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना हो जाएगा, रो जी एंड कैपिटल वी, दैट इज वॉल्यूम। यहां पर मैं लिख भी रहा हूं, स्मॉल वी जी, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ ग्रिड एंड रो जी डेंसिटी, लिख दे रहा हूं आपको याद रहे, ऑफ ग्रिड एंड कैपिटल वी जी, दैट इज वॉल्यूम ऑफ grid, mg is the mass of grid and dg is the diameter of, ऑलरेडी मैं पहले भी लिख चुका हूं, grid and dg हो गया,
अब अगर डायमीटर है तो आर जी क्या हो जाएगा हमारा, रेडियस ऑफ ग्रिड। ठीक है, नाउ ये मुझे मिल गया मास, इसको हम उठा के यहाँ रखेंगे, इसको हम उठा के यहाँ रखेंगे, लेकिन उसके पहले हमें क्या निकालना है, ग्रिड का वॉल्यूम। क्या निकालना है, ग्रिड का वॉल्यूम। और अभी क्या बताया, सेमी स्फेरिकल। ठीक है, ग्रिड का वॉल्यूम कैसा होगा, सेमी स्फेरिकल। निकाल लो वॉल्यूम ऑफ ग्रिड, क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ ग्रिड सेमी स्फेरिकल है तो लिखेंगे इसको 4/3 पाई आर जी क्यूब। शेप कैसा है, स्फेयर शेप का। कैसा है, स्फेयर शेप का। सेमी स्फेयर का क्या है, उसका एरिया, एरिया की वजह से जो भी हमारा वॉल्यूम बन रहा है, तो कैसा होगा हमारा ये स्फेयर शेप का 4/3 पाई आर जी क्यूब। डायमीटर के फॉर्म में अगर लिखना होगा तो Vg इज इक्वल टू जो हमारा क्या कहते हैं वॉल्यूम होगा ग्रिड का, वो हो जाएगा पाई/6 दैट इज डी जी क्यूब, पाई/6 डी जी क्यूब। अब मिल गया मुझे वॉल्यूम, इसको यहाँ रखिए, मास मिल जाएगा, मास को उठा के यहाँ पुट कर दीजिए तो हमें मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ग्रिड। कितनी एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है वो हमें मिल जाएगा। तो और ये एनर्जी आ जाएगी, जब आप इसको रखेंगे तो हो जाएगा पाई/6 तो 12 पाई/12 रो जी वीजी डी जी क्यूब इंटू वेलोसिटी दैट इज वी जी क्यूब। ये मिल गया हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ ग्रिड। इतनी एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है। सॉरी ये क्यूब नहीं होगा, ये स्क्वायर होगा। इतनी एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, पाई/12 रो जी इंटू डी जी क्यूब इंटू वी जी। कहीं कुछ गलत तो नहीं है ना, पाई/12 रो जी वी जी हो गया डी जी क्यूब देन वी जी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या था, वॉल्यूम था। जो कैपिटल में लिखा है वो वॉल्यूम है, जो स्मॉल में लिखा है वो क्या है, वेलोसिटी है। तो ये क्या है, हमारी वेलोसिटी है। इतनी एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है, काइनेटिक एनर्जी। इसी एनर्जी का हम यूज करेंगे मटेरियल को तोड़ने के लिए। तो अब मटेरियल को तोड़ने के लिए जब यूज करेंगे तो होगा वर्क डन। तो अब बात करते हैं वर्क डन की। वर्क डन, देखिए घबराना नहीं है, इन सब प्रूफ से बिल्कुल घबराना नहीं। ठीक है ना, पहले ही घबरा जाओ सर बहुत बड़ा हो जा रहा है, कोई बात नहीं। वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन के लिए समझिए ध्यान से। ये हमारा है वर्क पीस और ये देखिए हमारा इंडेंटेशन है। ये क्या है हमारा इंडेंटेशन, जो गड्ढा वहां पर क्रिएट हुआ है वो क्या है हमारा इंडेंटेशन। इंडेंटेशन अगर मान लीजिए पूरा का पूरा स्फेयर, पूरा तो आएगा नहीं, हाफ स्फेयर इसके अंदर आ गया तो वो क्या होगा, मैक्सिमम इंडेंटेशन। वो क्या होगा, मैक्सिमम इंडेंटेशन होगा। थोड़ा बहुत इंप्रेशन डालेगा तो उसको हम बोलेंगे डेल्टा। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना होगा, जब यहां पर क्या बन जाएगा, सेमी स्फेयर। वही मैं बोला था सेमी स्फेयर, वहां पर सेमी स्फेयर। तो अगर सेमी स्फेयर सेमी स्फेरिकल होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर वहां पर सेमी सॉरी हेमिस्फेरिकल होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम डेल्टा। तो डेल्टा हमारा क्या है, इंडेंटेशन, तो उसको बोलेंगे डेल्टा मैक्स। तो इंडेंटेशन, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि पहली जैसे ही एब्रेसिव स्ट्राइक किया तो जो इंडेंटेशन क्रिएट हुआ वो पूरा का पूरा सेमी हो। नहीं ना, पूरा का पूरा हेमिस्फेयर हो ऐसा तो हो नहीं सकता। बार बार हेमी को सेमी बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों दिमाग में ऐसा आ रहा है, हो जाता है कभी कभी। तो बार बार वो हेमिस्फेयर ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं ना। तो जो जितना इंडेंटेशन क्रिएट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उसका डीजी, वहां उसी का हम डायमीटर लेंगे। तो इंडेंटेशन दैट इज डेल्टा, एंड डेल्टा मैक्स क्या होगा, दिस इज अ मैक्सिमम इंडेंटेशन। ये हमारा होगा मैक्सिमम इंडेंटेशन। किसकी वजह से हुआ, जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास अवेलेबल थी। ठीक है ना। सो वर्क डन निकालना, तो सबसे पहले बात करेंगे फोर्स की। फोर्स कितना डेवलप हुआ, फोर्स कितना डेवलप होता है भैया, जितना हमारे पास इंडेंटेशन एरिया है। कितना एरिया है, जितना हमारे पास इंडेंटेशन एरिया है
एंड मल्टीप्लाई बाई, देखिए कितना फोर्स डेवलप होगा, जितना हमारे पास इंडेंटेशन एरिया है एंड मल्टीप्लाई बाई वहां पर होगा हार्डनेस, हार्डनेस, हार्डनेस ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल्स। यही हमारे पास अवेलेबल फोर्स है, इंडेंटेशन एरिया मल्टीप्लाई बाई हार्डनेस ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल्स, इतना हमारे पास फोर्स अवेलेबल है। उस काइनेटिक एनर्जी का जो भी कन्वर्जन हुआ वो इस फोर्स में हुआ। ठीक है, नाउ व्हाट इज वर्क डन? व्हाट इज वर्क डन? फोर्स मल्टीप्लाई बाई, समझिए वर्क डन क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाई वही जो इंडेंटेशन क्रिएट हुआ है, फोर्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा, ये हमारा हो गया वर्क डन, ये हमारा हो गया वर्क डन। ठीक है, मैक्सिमम वर्क डन क्या होगा? मैक्सिमम वर्क डन यहां लिख देते हैं, इनकेस मान लीजिए पूछ लिया गया तब, मैक्सिमम वर्क डन, तो वहां पर आ जाएगा डेल्टा मैक्स, तो मैक्सिमम वर्क डन डेल्टा मैक्स अगर आप लेंगे तो वहां पर ये आधा हो जाएगा, दैट इज एफ डेल्टा डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम मैक्सिमम वर्क डन। कब? जब होगा हेमीस्फेयर, ये मैक्सिमम होगा तभी हेमिस्फेरिकल बनेगा, अदरवाइज हेमिस्फेरिकल नहीं बनेगा। मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, ये पूरा पूरा क्या बने, हेमिस्फेरिकल, सिंगल पास में रहेगा, हो सकता है सिर्फ इतना ही कन्वर्ट होता इतना ही कन्वर्ट हो, तब हमने उसको डेल्टा लिखा हुआ है। तो डेल्टा से बढ़ता 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 इंटेंशन कहाँ जाएगा, डेल्टा मैक्स तक, और डेल्टा मैक्स पर जो एरिया होगा वो क्या होगा, हेमिस्फेयर। कैसा होगा वो, हेमिस्फेयर। ठीक है ना। नाउ अब बात करते हैं इसका एरिया कैसा होगा, हेमिस्फेयर है तो इसका एरिया कैसा होगा भाई, एरिया यही तो होगा ना, यही तो इसका एरिया होगा, ये तो एरिया होगा सर्कुलर, यही तो होगा ना एरिया सर्कुलर। तो क्या निकाल लेंगे, हमें निकालना था वर्क डन, जो फोर्स है, इंडेंटेशन एरिया मल्टीप्लाई बाय हार्डनेस, इंडेंटेशन एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, पाई आर, आर जी लिखूं या आर लिखूं बात एक ही है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये क्या हो गया हमारा फोर्स हो गया, और मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा डेल्टा, तो देन वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन हमारे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर इंडेंटेशन एरिया हो गया, मल्टीप्लाई बाई हार्डनेस एच इंटू डेल्टा, ये हो गया किस कंडीशन में, जब हमारे पास डेल्टा होगा, एंड जब वो डेल्टा डेल्टा मैक्स होगा तो मतलब बाई 2 हो जाएगा, तो इस कंडीशन में यहां पर जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, इस कंडीशन में हो जाएगा हमारे पास एफ डेल्टा डिवाइड बाई 2, तो वर्क डन हो जाएगा पाई बाई 2 आर स्क्वायर एच इंटू डेल्टा, खत्म, आर स्क्वायर एच इंटू डेल्टा, आर इज नथिंग बट आर जी, ग्रिड का रेडियस। ठीक है, तो जब हेमिस्फेयर होगा तो वर्क डन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच इंटू डेल्टा, और जब कुछ और होगा तब क्या पर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच इंटू डेल्टा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो हम कहानी सारी आगे जो हम इसके बाद जो भी फर्दर हम करने वाले सब इस पे करेंगे, हम मान के चलेंगे हेमिस्फेयर बन रहा है, क्यों माने भाई, क्या बन रहा है, तो वो एक अलग थ्योरी, देखो इस ऐसा टॉपिक है ना, इसमें बहुत सारे बाबा लोग आके अपनी अपनी थ्योरी दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम वो पढ़ रहे हैं जिससे हमारे क्वेश्चंस वगैरह बने, बस बहुत ज्यादा इसमें हम पीएचडी करने की कोशिश नहीं करेंगे, वही पढ़ेंगे जिससे हमारे क्वेश्चंस वगैरह आसानी से बन जाए। ठीक है ना, चले आगे देखते हैं, इसी को ध्यान में रखना है कि वर्क डन कितना हुआ, पाई बाई 2 आर स्क्वायर एच इंटू डेल्टा। इक्वेशन नंबर 1 ले ले रहा हूँ, इसको ए मान लेते हैं, ये ए है, और जो अभी आपने काइनेटिक एनर्जी निकाला था उसको मान लीजिए बी मान लो। चलो इन्हीं दोनों का हमें यूज करना है, बिकॉज जितनी काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल थी वही तो वर्क डन मिली ना, जो हमने दिया और जो हमें काम मिला, दोनों हमारे लिए क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा के रिस्पेक्ट में एक रिलेशन मिल जाएगा, ये जो डेल्टा है उसके रिस्पेक्ट में रिलेशन मिल जाएगा, और उस डेल्टा का हम यूज कर लेंगे एमआरआर निकालने के लिए फॉर ब्रिटन मटेरियल एंड फॉर डक्टाइल मटेरियल। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं, कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी
जो भी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी वो सब किस में कन्वर्ट हुई, वर्क डन में, एंड दैट कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी is utilizes into work done, utilized into for creating work done. वर्क डन का मतलब to remove the material from वर्कपीस। जो भी काइनेटिक एनर्जी थी वो मटेरियल को रिमूव करने के लिए यूटिलाइज की गई। ठीक है ना। देखिए जो भी हम थ्योरी यहाँ पर यूज कर रहे हैं वहां पर मल्टीपल एब्रेसिव एक्चुअल में होते हैं, लेकिन हम सबको एक कुमुलेटिव इफेक्ट मानकर हम इफेक्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये हमने एजम्पशंस हैं ये सब। ठीक है। और डिटेल में जब आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, लेकिन उतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। कितनी आई थी काइनेटिक एनर्जी, पाई/12, पाई/12 डेंसिटी ऑफ ग्रिड, डायमीटर ऑफ ग्रिड क्यूब इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ पाई पाई, और यहां पर हमने क्या यूज किया था, पाई आर स्क्वायर एच इंटू डेल्टा, पाई आर स्क्वायर एच इंटू डेल्टा। अब देखिए, अब आर और एच में देखिए हमने यहां पर दिखाया था आपको आर और डी में एरिया, कहीं एरिया लिखा होगा, एरिया एरिया एरिया, ये सॉरी वॉल्यूम, ये देखिए। तो इसको हम आर और जी को आर और सॉरी रेडियस और डायमीटर को एक्सचेंज कर लेंगे, जहां पर रेडियस होगा उसको हम डायमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, अगर इसको हम डायमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा वर्क डन। जो टोटल हमारा वर्क डन होगा वो हो जाएगा हाफ पाई डी जी इंटू डेल्टा, हाफ पाई डी जी इंटू डेल्टा, और साथ में क्या था, हार्डनेस एच, हाफ पाई डी जी इंटू डेल्टा इंटू एच। ठीक है ना, क्लियर थी बात। हाफ पाई डी जी इंटू डेल्टा इंटू मल्टीप्लाई बाई डेल्टा भी रहेगा, मल्टीप्लाई बाई डेल्टा। तो यहां से हमें मिल जाएगा डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू, डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू डी जी स्क्वायर, एक डी जी गुजर गया यहां से, ये काट के बना दिया इसको स्क्वायर, डी जी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी वही रहेगी वी स्क्वायर, और पाई/12 इधर है तो पाई हमारा आ जाएगा 6, पाई 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 गुजर जाएगा, यहाँ बच जाएगा 6, दैट इज 1/6, 1/6, एंड क्या बचा रहेगा हमारे पास, रो जी। तो रो जी डिवाइड बाई 6, और इधर से आएगा तो वो बच जाएगा हमारे पास हार्डनेस, दैट इज एच। ये हो गया हमारा डेल्टा। नाउ व्हाट इज डेल्टा, व्हाट इज डेल्टा, दैट इज dg इंटू वेलोसिटी, एंड अब देखिए इसका पावर कितना हो जाएगा 1/2, तो हम सीधा लिख देंगे इसको, भाई यहाँ पर रूट लग जाएगा स्क्वायर तो उसको लिख सकते हैं 1/2, 6 इंटू एच पावर ऑफ 1/2। ये बन गया हमारा रिलेशन, दैट इज डेल्टा। ये हो गया हमारा इंडेंटेशन। डेल्टा क्या है हमारा, इंडेंटेशन है। डेल्टा क्या है, इंडेंटेशन है। अब देखिए यहाँ पर हमने जो चेंजेस किया हुआ है, एक्चुअल में जो हमारे पास वर्कडन था, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकती है, फिर समझ लीजिएगा। तो हमारे पास वर्कडन था वो कितना था, पाई/2 आर स्क्वायर एच इंटू डेल्टा, यहाँ देखिएगा ध्यान से, पाई/2 आर स्क्वायर एच इंटू डेल्टा, ये था ना। अब ये रिलेशन देखिए कहाँ से आएगा, एक्चुअल में जो रिलेशन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वहां पर हमने पुट कर दिया है इस वाले इक्वेशन में, जो नीचे वाले इक्वेशन हमने पुट किया है आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने पुट किया डी जी इंटू डेल्टा, ये रिलेशन अभी प्रूफ करेंगे आगे। तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ओवर डी जी इंटू डेल्टा, और इस रिलेशन को हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा, बस इसी को हम इसके बाद प्रूफ करेंगे। या कहाँ से आया आर इक्वल टू डी जी इंटू डेल्टा, ये हम आगे प्रूफ करने वाले हैं, बिकॉज उसका हम यूज करेंगे उसको हमने प्रूफ किया ब्रिटल मटेरियल के लिए, देखते हैं आगे। ठीक है ना। तो बस आपको ये लेसन याद रखना है कि जो हमारा इंडेंटेशन दैट इज डेल्टा जो आता है, इंडेंटेशन जो डेल्टा आता है वो किसके बराबर होगा, डीजी इंटू वेलोसिटी
रो बाई 6h की पावर 1/2। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। नाउ अब बात करते हैं सेम कंडीशन जो हम बात कर रहे थे डक्टाइल एंड ब्रिटल के लिए, वही हमें बात करना है डक्टाइल एंड ब्रिटल के लिए। देखिए समझिए ध्यान से। नाउ हमारे पास मटेरियल, इसको सबसे ज्यादा हम यूज किसके लिए करेंगे? ब्रिटल मटेरियल के। डक्टाइल के लिए बहुत कम यूज करते हैं, डक्टाइल के लिए हम बहुत कम यूज करेंगे, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया डक्टाइल मटेरियल जब हम यूज करेंगे तो जो भी हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स होंगे दैट विल बी स्टिक आउट, वो चिपक जाएंगे उसमें, तो उसके लिए हमें अलग से काम करना पड़ेगा उनको हटाने के लिए। तो इसलिए हम इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं ब्रिटल मटेरियल के लिए। जो भी सारा कहानी हम करें किसके लिए करेंगे? ब्रिटल मटेरियल करेंगे। ठीक है, तो ब्रिटल की बात करते हैं सबसे पहले, डक्टाइल की बात बाद में करते हैं। इनको हटा देते हैं, फालतू प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नाउ ये हमारे पास स्फीयर है, दिस इज आवर वर्क पीस। वही लेसन जो हमने वहां प्रूफ किया उसको मैं अलग से प्रूफ कर रहा हूँ, आपसे प्रूफ में पूछा जा सकता है कि कैसे वो निकलता है। ठीक है ना। नाउ जितना भी यहाँ पर क्रिएट हुआ, यही तो इसका एरिया होगा, ये इसका एरिया बनेगा भाई, यही सर्कुलर एरिया तो बनेगा। एंड उसका डायमीटर हमने क्या लिया है? डीजी। उसी का डायमीटर है डीजी। जिनको नहीं क्लियर हुआ होगा डीजी क्या था वो अब क्लियर हो गया होगा। ये उसी का डायमीटर क्या है? डीजी। और डीजी हम तब ले रहे हैं जब यहाँ पर हमारे पास डेल्टा मैक्स है। डेल्टा मैक्स का मतलब क्या है? मैक्सिमम इंडेंटेशन है, दैट इज हेमिस्फीयर, दैट इज हेमिस्फीयर मैक्सिमम। तो डीजी हमारा क्या हो जाएगा? डीजी जो डायमीटर मैं ले रहा था वो एक्चुअल में क्या था? मैक्सिमम डायमीटर। कब था? मैक्सिमम डायमीटर ऑफ ग्रिड। ध्यान रखिए कब? कब? जब पूरा का पूरा कंप्लीट स्फीयर, कंप्लीट हेमिस्फीयर का फॉर्मेशन हो रहा है तब। ठीक है, मीनवाइल आप लिख सकते हैं कि आरजी क्या हो जाएगा? डीजी बाई 2, रेडियस। आरजी क्या हो जाएगा? बीजी बाई 2। एंड इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम देखिए, समझिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा थोड़ा सा। वॉल्यूम, अब एक बात बताइए, जब मैं वहां पर बता रहा था ब्रिटल में, अब बोल ही तो नहीं सकते, दिक्कत यही फंस जाती है। यहाँ दिखाता हूँ, ब्रिटल मटेरियल की बात करें तो पूरा पूरा हम क्या मानेंगे उसको? सेमी। सेमी लिख दिया था क्या यहाँ पर? जो करेक्ट कर लीजिएगा, दैट इज हेमिस्फेरिकल। हेमिस्फेरिकल से देखिए, अब अगर पूरा का पूरा क्या मानेंगे उसको? हेमिस्फेरिकल। तो फॉर ब्रिटल मटेरियल जो भी हमारा वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? हेमिस्फेयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। जो ब्रिटल मटेरियल था वहां पर जो वॉल्यूम था वो कितना था? हमारा हेमिस्फेयर के बराबर था। तो ब्रिटल मटेरियल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वॉल्यूम फॉर ब्रिटल मटेरियल जो भी वहां पर हमारा क्रिएट हुआ है तो वॉल्यूम कितना होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा हो गया वॉल्यूम, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना। इसी को हम आगे फर्दर कन्वर्ट करेंगे, इसी वॉल्यूम को हम आगे फर्दर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, हम ब्रिटल मटेरियल की बात कर रहे थे, तो ब्रिटल मटेरियल में जो भी हमारा इम्पिंजमेंट हो रहा है, जो भी हमारा एब्रेसिव पार्टिकल इम्पिंज हुआ है, और उस एब्रेसिव पार्टिकल के इम्पिंज होने से जो हमारा इंडेंटेशन हो रहा है, हम मान के चल रहे हैं कितना हो रहा है? मैक्सिमम अमाउंट का। मैक्सिमम अमाउंट का हो रहा है तो हमने मान ली। देखिए एक्चुअल में क्या होगा, ये पूरा हो सकता है जो इम्पिंजमेंट हो वो पूरा ना हो। वो हो सकता है कि पूरा ना हो तो यहाँ तक हो, या फिर यहाँ तक हो, या फिर मैक्सिमम जाएगा, डेल्टा मैक्स हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसलिए हम वहाँ पर सेमी स्फेयर का फार्मूला ले रहे हैं। ठीक है ना। तो दिस इज लाइक, ये चीजें यहाँ पर सही हैं, दैट इज सेमी स्फेयर, दिस इज नॉट हेमिस्फेयर, सेमी स्फेयर। ठीक है ना। और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी जो हमने इसको हेमिस्फेयर लिखा है, दिस इज अ सेमी स्फेयर, ये सही है। ठीक है ना। सेमी स्फेयर का मतलब होता है कुछ पार्ट, स्फेयर का कुछ पार्ट, एंड हेमिस्फेयर का मतलब है एग्जैक्टली हाफ ऑफ द स्फेयर। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लेके चलेंगे इसको कितना? मैक्सिमम। नाउ अब आगे देखते हैं। हमें मिल गया दैट इज हमें मिल गया वॉल्यूम।
वॉल्यूम ऑफ ब्रिटल मटेरियल कितना हो गया हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए इस वॉल्यूम को हमें चेंज करना पड़ेगा, इस वॉल्यूम को हमें चेंज करना पड़ेगा बिकॉज ये किसमें है आपका आर में है, ये किसमें है आर में है। मटेरियल नंबर जब आप कैलकुलेशन करेंगे तब उसके बाद इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा, दैट इज किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा डेल्टा में। तो डेल्टा में कन्वर्ट करने के ध्यान समझिए इसी को हम उठा रहे हैं, ये जो हमारा एब्रेसिव का पार्टिकल है इसी को हम उठा रहे हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हमारा आया हुआ था वीवी इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए मैं बार बार आर जी नहीं लिख रहा हूं एग्जैक्टली, ग्रिड का डायमीटर नहीं लिख रहा हूं बिकॉज वो हो सकता है, यही मैंने बताया आपसे कि ये आर हो सकता है डीजी, सॉरी ये डीजी है, तो ये हो सकता है कि ये करेक्ट कर लीजिएगा कि यहाँ पर डीजी है, हो सकता है कि ये रेडियस मैक्सिमम इंडेंटेशन का ना हो, इसलिए वहां पर हम आर लिख रहे हैं, ठीक है ना। जी होगा, जी लिख दूंगा मतलब वो कंप्लीट हो जाएगा, तो कंप्लीट हमें नहीं पता लेकिन फार्मूले में हम उसको क्या लिखेंगे आर लिखेंगे। दिया रहेगा क्वेश्चन में कितना परसेंट रेडियस का कन्वर्जन है क्या है कैसे, उस हिसाब से हम वहां पर डील करेंगे। मेनली यहाँ पर हम एक जनरलाइज इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये हमें मिल गया कि बीवी इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। ये क्या है हमारा वॉल्यूम ऑफ ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल के लिए हम बात कर रहे हैं कितना हमारा उसका वॉल्यूम होगा ग्रिड का, ठीक है। नाउ अब देखते हैं दिस इज अ ग्रिड, ये आपका ग्रिड है, ठीक है। और मान लेते हैं जो हमारा इंडेंटेशन है वो कुछ यहाँ तक है, कुछ यहाँ तक इंडेंटेशन है, दिस इज अ सेंटर, ठीक है। अब इंडेंटेशन मान लीजिए जैसे वहां तक हमने मान लिया, तो पॉइंट बी तक, हियर द सेंटर एंड पॉइंट बी तक हमने मान लिया एंड दिस इज पॉइंट ए। इफ वी लुक एट दिस ट्राइंगल, वी आर लुक एट दिस ट्राइंगल नाउ, अब देखिए ये जो ओ ए है, ओ ए है, ये एक्चुअल में क्या होगा, दिस इज आवर डीजी बाई टू, डीजी बाई टू, डायमीटर ऑफ ग्रिड बाई टू, डीजी बाई टू, ठीक है ना। और आर हमारा ये है, ये यहां तक हमारा इंडेंटेशन हुआ है, मतलब जो हमारा मटेरियल डिफ्यूज हुआ है, डिफॉर्म हुआ है या टूट कर निकला हुआ है, कितना निकला हुआ है, सिर्फ ये इस लेवल तक, ठीक है ना। हाँ अगर मैक्सिमम होगा तो पूरा का पूरा कहां आ जाएगा, देन हमारा आर डीजी बाई टू के बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को, जब वो पूरा का पूरा हमारा हेमिस्फेरिकल हो जाएगा, डीजी बाई टू आर के बराबर हो जाएगा, तब कहानी अलग होगी। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, आर को हम डीजी बाई टू नहीं लेके चल रहे हैं। रीजन क्या है कि हमें नहीं पता कि ब्रिटल मटेरियल में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो सेमीस्फेरिकल है कि हेमिस्फेरिकल है। सेमीस्फेरिकल थोड़ा अमाउंट का, सेमीस्फेरिकल हमने इसलिए ले लिया और यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है ना। अब इसको चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए वहां पर लगाइए पाइथागोरस लगाइए, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, प्लस ए बी स्क्वायर। कहने का मतलब वी आर ट्राइंग टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशन बिटवीन डीजी एंड आर। किससे किसके रिस्पेक्ट में रिलेशन निकालना चाह रहे हैं हम लोग, डीजी और आर के बीच में रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, बिकॉज डीजी क्या है हमारा, दिस इज अ डायमीटर, कब, जब मैक्सिमम इंडेंटेशन होगा, और आर क्या है उस पर्टिकुलर कंडीशन पर है कि मान लीजिए हमने माना कि इतना हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्रिड में चेंजेस हुए हैं, ग्रिड की वजह से यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, ठीक है ना। क्लियर, देखो कंफ्यूज नहीं होना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर समझिएगा। जब पूरा इंडेंटेशन परफॉर्म हो जाएगा तब ये हमारा वो पॉइंट यहाँ बी पॉइंट पर कोलाइड कर जाएगा और ये हमारा बी पॉइंट नीचे आ जाएगा, ओ पॉइंट बी की जगह आएगा और बी हमारा नीचे आ जाएगा, तब बन जाएगा हमारा ये हेमिस्फीयर, ठीक है ना। लेकिन अभी सिर्फ इतना अमाउंट टूट कर बाहर निकल रहा है, इसलिए हम उसको पॉइंट बी को, इसलिए हमारा डीजी बाई टू और आर हमारा बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। वहां पर दिया जाएगा देयर इज अ कितना परसेंट हमारा इंडेंटेशन हो रहा है, वो दिया जाएगा कि डायमीटर जो हमारा इसका रेडियस है, एब्रेसिव के रेडियस, ग्रिड के रेडियस का 40% इंडेंटेशन में क्रिएट हुआ या 30% क्रिएट हुआ, तो उस हिसाब से हम आर को निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ दिया नहीं, तो हम एक जनरलाइज कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए ओ ए क्या हो जाएगा, दैट इज डीजी बाई टू स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी, ओबी देखिए, ओबी क्या हो जाएगा, यहां से देखिए ओबी कैसे निकाल लेंगे, ओबी हमारा निकल जाएगा, दैट इज लगा लीजिए क्या बोलते हैं ट्राइंगल इक्वेशन, डीजी बाई टू और आर हमारे पास है, तो ये हो जाएगा
dz बाई टू माइनस, अब देखिए ये हमारा कितना है, पूरा का पूरा जब यहां तक देखेंगे तो कितना हो जाएगा, dz बाई टू, ये क्या है हमारा dz बाई टू, और दिस इज आवर डेल्टा, ये क्या है हमारा इंडेंटेशन है, दिस इज आवर इंडेंटेशन, रिलेशनशिप बिटवीन dz एंड r इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा। तो ये पूरा यहां से यहां कितना है, dz बाई टू, और इतना अमाउंट कितना है, पॉइंट बी से लेकर पॉइंट सी तक कितना है, दैट इज डेल्टा। अब डेल्टा मैक्स कब होता, डेल्टा मैक्स कब होता, जब हमें क्या मिल रहा होता, हेमिस्फेयर मिल रहा होता, मतलब पूरा का पूरा हमारा जो एब्रेसिव है वो पूरा पूरा हाफ पार्टिकल उसके अंदर टूट कर आ चुका है, ठीक है ना। हमने बिटल मटेरियल में मान रखा था कि जो हमारा इंडेंटेशन होगा वो हेमिस्फेरिकल या सेमीस्फेरिकल दोनों मान सकते हैं, सेमी का मतलब कुछ पार्ट, हेमी का मतलब हाफ पार्ट। तो मैक्सिमम हमारा कब होगा, जब ओ पॉइंट नीचे आ जाएगा, ओ पॉइंट कहां जाएगा, मतलब देखिए मैक्सिमम वाला बना भी देता हूं, हो सकता है आप कंफ्यूज हैं, ये है सेंटर वाई लाइन, अब देखिए ये होगा हमारा मैक्सिमम इंडेंटेशन, ये वर्क पीस है, अब ये होगा मैक्सिमम इंडेंटेशन। अब देखिए यहाँ पर जो ये डायमीटर है, जो रेडियस है, वो सब क्या है, चारों तरफ बराबर है, तो यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे, दैट इज डेल्टा मैक्स। लेकिन यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा, तो कितना हो जाएगा, डीजी, ओ से सी तक क्या है डीजी, एंड बी से सी तक क्या है डेल्टा, तो ओ बी कितना हो जाएगा, डीजी बाई टू माइनस डेल्टा का स्क्वायर। नाउ ए बी हमें पता है, ए बी क्या है हमारा, आर है, आर स्क्वायर, ठीक है ना। यहां लिख दीजिएगा कि आर रेडियस इंडेंटेशन, ठीक है। आगे देखते हैं, डीजी बाई टू स्क्वायर, इसको तोड़ दीजिए, तो यहाँ आर स्क्वायर इधर लिख लो, प्लस डीजी बाई टू स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस टू डीजी बाई टू इंटू डेल्टा, यही बनेगा डीजी बाई टू इंटू डेल्टा, ठीक है ना। उल्टा हो गया क्या, ठीक है, 1 सेकेंड, अरे यार क्या हो रहा है, हाँ ये हो जाएगा डीजी स्क्वायर, डीजी स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस टू जी डीजी बाई टू डेल्टा, देखिए डीजी बाई टू स्क्वायर, डीजी बाई टू स्क्वायर गायब हो गया, ठीक है। अब यहां से बचा क्या, देखिए आगे चलते हैं, यहां से बचा हमारे पास 0 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस टू टू डीजी बाई टू इंटू डेल्टा, टू डीजी बाई टू इंटू डेल्टा, टू एंड टू गुजर गया, तो बचा हमारे पास 0 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस डीजी इंटू डेल्टा। अब समझिएगा ध्यान से, डेल्टा क्या है, बहुत स्मॉल है, डेल्टा इज वेरी स्मॉल, जो हमारा डेल्टा है, जो इंडेंटेशन है वो क्या है, बहुत कम है, तो डेल्टा स्क्वायर क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल, तो डेल्टा के रिस्पेक्ट डेल्टा स्क्वायर और छोटा होगा, इसलिए हम डेल्टा स्क्वायर को क्या मान लेंगे, जीरो, डेल्टा स्क्वायर क्या मान लेंगे, जीरो, ये पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि बहुत छोटा इंडेंटेशन है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी जी इंटू डेल्टा, या फिर आर इज इक्वल टू अंडर रूट डी जी इंटू डेल्टा। यही रिलेशन हम वहां पर यूज कर रहे थे, देखिए यही रिलेशन था जो हमने कुछ देर पहले जब वर्क डन निकाल रहे थे तो हमने यूज किया था, लाइक कहाँ गया, ये यही लेसन हमने यहाँ पर यूज किया था कि r इज इक्वल टू डी जी इंटू डेल्टा, हमने यहाँ पर डेल्टा का कन्वर्जन कर लिया था, सॉरी यहाँ पर हमने r की वैल्यू पुट कर दी थी, ठीक है ना। तो ये यहीं पर हमने इसको यूज किया हुआ था, तो इस जब यहाँ पर हमने आर स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया था, डीजी इंटू डेल्टा, तो ये देखिए ये आ गया हमारा डीजी इंटू डेल्टा, और ये डेल्टा अलग से, ये जो ऊपर था, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो, देखो आपको पढ़ना तो पूरा पड़ेगा,
कि ध्यान रखिएगा। और ये ऐसा चीज है कि आपसे न्यूमेरिकल में इन सारी चीजों की जरूरत पड़ी, कब क्या पूछ ले, इंडेंटेशन पूछ ले, क्या पूछ ले, वो वहां पर देखा जाएगा न्यूमेरिकल्स में, ठीक है ना। तो ये हमारा था कि रिलेशनशिप कैसे निकाला। इट दिस रिलेशनशिप बिटवीन, दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा, रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड डीजी। अब ये भी लिख दे रहा हूं जिससे आपको याद भी रहे नोट्स में, व्हिच इज यूज्ड इन वर्क डन फार्मूला, वर्क डन फार्मूला आपको इसमें याद रहेगा, ठीक है ना। चलिए आर मिल गया, डेल्टा मिल गया, सब मिल गया, सारी कहानी हमको मिल चुकी हुई है। तो अब देखिए जब हमें रिलेशनशिप मिल गया, किसकी वैल्यू मिल गई, आर की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे देखो आर की वैल्यू मिल गई और हमारे पास क्या है, वॉल्यूम क्या था हमारा, ब्रिटल मटेरियल का वॉल्यूम क्या था, 2/3 पाई आर क्यूब। अब पुट कर देंगे, नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ब्रिटल मटेरियल 2/3 पाई आर क्यूब, यही था हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा वी इज इक्वल टू 2/3 इंटू पाई, और आर की जगह हम पुट कर देंगे डीजी इंटू डेल्टा, डीजी इंटू डेल्टा, रूट में था यहाँ पर 3 है तो ये हो जाएगा 3/2। ये बन गया हमारा ब्रिटल मटेरियल का इक्वेशन, याद रखना पड़ेगा आपको। ये बन गया हमारा ब्रिटल मटेरियल के लिए, किसके लिए, ओनली फॉर ब्रिटल मटेरियल के लिए वॉल्यूम। नाउ डक्टाइल मटेरियल के लिए क्या होगा, देखिए ध्यान समझिएगा। डक्टाइल मटेरियल के लिए, डक्टाइल मटेरियल के लिए समझिए ध्यान से, यहां पर क्या हो गया, Vb is equal to 2/3 pi into डेल्टा। लेकिन डक्टाइल मटेरियल में क्या होगा, व्हेन वी आर राइटिंग द इक्वेशन फॉर डक्टाइल मटेरियल, तो अब देखिए वहां पर क्या चेंज होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज यहां पर फॉलो होंगे। देखिए कोई ऐसा थंब रूल नहीं है, क्या होगा, सब लोग हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं, कई सारी किताब में डिफरेंट डिफरेंट चीजें लिखी हुई हैं, हम वो यूज करेंगे जो एग्जैक्ट है, जो हमारे न्यूमेरिकल काम है सिर्फ उतना यूज करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि एग्जैक्टली क्या होता है वो नहीं क्लियर हो पाता, इसलिए हम गेस करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर तो क्लियर था कि ठीक है टूटेगा बाहर जाएगा, यहाँ पर क्लियर नहीं कि टूटेगा, यहाँ पर क्लियर नहीं है कि टूटेगा कि या क्या होगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि डक्टाइल मटेरियल में बहुत कम यूज करते हैं, और डक्टाइल मटेरियल प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए व्हेन वी आर हिटिंग द एब्रेसिव ऑन द वर्क पीस, तो अब देखिए ये एक्चुअल में क्रैक यहाँ पर इनिशिएट नहीं होगा, जो क्रैक होगा भी वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ लाइक दिस। तो अब बताओ इसका डायमीटर कैसे निकालोगे, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, नहीं निकल पाएगा इसका वॉल्यूम, कितना हमारा देखिए वॉल्यूम यही क्या है, ये वॉल्यूम है कितना हमारा डिफॉर्म हुआ मटेरियल, इसका वॉल्यूम नहीं निकल पाएगा, एरिया तो आप बता दोगे लेकिन वॉल्यूम नहीं निकल पाएगा। तो अब वहां पर क्या था, वॉल्यूम के लिए आपने डेल्टा मल्टीप्लाई कर दिया था, वहां पर डेल्टा मल्टीप्लाई कर दिया था, यहाँ पर डेल्टा नहीं होगा, तो हो सकता है यहाँ पर ये मान के चला जाए कि जो हमारा डीजी है, dg/2 दैट इज जो हमारा रेडियस था यहाँ पर, ये देखिए यहाँ जो रेडियस था dg/2, हो सकता है उसका 1/3 हो, उसका 1/3 हो तो हम उससे माइनस कर देंगे। तो सिर्फ और हिट एंड ट्रायल मेथड ही लगाया जाता है, ठीक है ना, सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड ही लगेगा। तो अगर हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे तो जब वी डी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या देखिए 2/3 पाई डीजी इंटू डेल्टा, 2/3 पाई डीजी इंटू डेल्टा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर डीजी/2, डीजी/2 माइनस 1/3 ऑफ डेल्टा, डीजी/2 माइनस 1/3 ऑफ डेल्टा। एक तो ये कहानी मान सकते हैं, ठीक है। दूसरा, और अगेन अगर किसी और बुक को फॉलो करेंगे तो वहां पर ये हो सकता है dg/2, dg/2 डेल्टा/3 से क्या है, ज्यादा बड़ा है, dg/2 डेल्टा/3 से क्या है, बड़ा है, क्योंकि डेल्टा जो इंडेंटेशन है बहुत कम है, डेल्टा यही तो होगा ना, यही हमारा डेल्टा होगा, ये बहुत कम होगा तो डेल्टा/3 और कम हो गया, तो dg/2 हमारा क्या है, बड़ा है, इसलिए हम यहाँ से डेल्टा/3 को क्या कर देंगे, डेल्टा/3 को एलिमिनेट कर देंगे जीरो के टर्म्स में, एलिमिनेट कर देंगे जीरो के टर्म्स में। तो जो हमारा फार्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, वी डी इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर इंटू dg/2। तो ये हम यूज करेंगे किसके लिए, डक्टाइल मटेरियल के लिए, पाई डी स्क्वायर इंटू पाई डी नहीं, दिस इज अ डेल्टा नॉट डी, बहुत गलतियां हो रही है, दिस इज अ डेल्टा, दिस इज अ डेल्टा, पाई डेल्टा स्क्वायर,
पाई डेल्टा स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा पाई डेल्टा स्क्वायर इंटू पाई डेल्टा स्क्वायर इंटू डीजी बाई टू। समझिए दोनों दोनों का फार्मूला देखिए, वन ब्रिटल मटेरियल होगा 2/3 पाई डीजी नो डेल्टा पावर 3/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा डक्टाइल मटेरियल होगा पाई डेल्टा स्क्वायर डीजी बाई 2। अब देखिए इसमें क्या था, हम मान के चलते थे कि जो हमारा इंडेंटेशन है, इंडेंटेशन वो क्या था, अब जो मैंने स्टार्टिंग वाले स्लाइड में बताया था, इंडेंटेशन क्या था, दैट इज सेमी स्फेरिकल, सेमी स्फेरिकल। अब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपका बन रहा होगा, पहली बार पढ़ेंगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा। इंडेंटेशन क्या था, सेमी स्फेरिकल, और यहाँ पर हमारा सेमी स्फेरिकल नहीं होगा, यहाँ पर हमारा सेमी स्फेरिकल नहीं होगा, तो जो वॉल्यूम होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, इंडेंटेशन के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो किसके बराबर होगा, दैट इज इंडेंटेशन वॉल्यूम, इंडेंटेशन वॉल्यूम, ठीक है ना, इंडेंटेशन वॉल्यूम। तो हमने मान लिया था कि वो डेल्टा के बराबर नहीं होगा, वहां पर डेल्टा मैक्सिमम डेल्टा वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कुछ ऐसा दिखे एब्रेसिव चिपक जाए, मटेरियल टूट के बाहर नहीं निकल रहा, यहाँ तो टूट के बाहर निकल रहा है, इसलिए हम उसको क्या मान लिया, सेमी स्फेरिकल, मतलब स्फेयर का कुछ पार्ट, स्फेयर का जो आपका एब्रेसिव आया उसका कुछ पार्ट टूट के बाहर निकला होगा, उसके जैसा कुछ पार्ट बाहर निकला होगा, इसलिए वैसा यूज किया जा रहा है। ठीक है ना, आगे मूव करते हैं फॉर मटेरियल रिमूवल रेट। ठीक है ना, नाउ मटेरियल देखिए, अब दो मटेरियल है हमारे पास, ब्रिटल एंड डक्टाइल, तो मटेरियल रिमूवल रेट भी क्या होगा, दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला बनेगा। मटेरियल रिमूवल रेट फॉर MRR फॉर डक्टाइल मटेरियल, MRR फॉर डक्टाइल मटेरियल्स। ऐसे हम क्या निकाल लेंगे, MRR फॉर ब्रिटल मटेरियल। कन्वेंशनल चीजें क्या थी MRR के लिए, कन्वेंशनल चीजें क्या थी MRR के, दैट इज वॉल्यूम डिवाइड बाई टाइम। ये आपको याद ही रखना, हर जगह MRR में यही लगभग लगभग यूज होगा, वॉल्यूम डिवाइड बाई टाइम। हमें आना क्या है, यूनिट क्या आती है, मीटर क्यूब पर मिनट, ये चाहिए ही चाहिए, मीटर क्यूब पर मिनट या मीटर क्यूब पर सेकंड में, मीटर क्यूब पर मिनट में हो या फिर मीटर क्यूब पर सेकंड में हो, ये आपको चाहिए ही चाहिए, यही निकालना है MRR। अब इसके लिए आपको बहुत सारे दिमाग लगाने पड़ सकते हैं। नाउ अब आते हैं एक्चुअल MRR के लिए, इन केस ऑफ एब्रेसिव जेट मशीनिंग फॉर डक्टाइल मटेरियल, MRR इज द वॉल्यूम, यही हम इसी यूनिट बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वॉल्यूम किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम, दैट इज कौन सा वॉल्यूम होगा, जो ब्रिटल मटेरियल में वॉल्यूम जनरेट हुआ था, इंडेंटेशन वॉल्यूम इन ब्रिटल मटेरियल, जो भी आपने फार्मूला प्रूफ किया लाइक दिस, यही वाला, ये वाला फार्मूला, ये वाला, ठीक है ना, इंडेंटेशन वॉल्यूम इन ब्रिटल मटेरियल क्या होगा, VB। अब बताओ इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी आपकी मीटर क्यूब, इसकी यूनिट क्या वॉल्यूम है तो क्या होगा मीटर क्यूब, ठीक है ना, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब MM क्यूब कुछ ना कुछ होगा, तो मतलब क्यूब फॉर्म में होगा मीटर क्यूब। अब हमें क्या चाहिए, सेकंड चाहिए, हमें पर सेकंड चाहिए, हमें क्या चाहिए, पर सेकंड चाहिए। तो पर सेकंड कैसे निकालेंगे, अब यही आपको दिमाग लगाना है। तो पर सेकंड निकालेंगे आप नंबर ऑफ इंपैक्ट, नंबर ऑफ इंपैक्ट बाई एब्रेसिव ग्रिट, बाई एब्रेसिव ग्रिट, नंबर ऑफ इंपैक्ट बाई एब्रेसिव ग्रिट पर सेकंड, यही चाहिए हमको, क्योंकि हमें डिवाइड में क्या चाहिए था, सेकंड। नंबर ऑफ नंबर ऑफ इंपैक्ट बाई एब्रेसिव ग्रिड पर सेकंड, दैट इज N। एक सेकंड में कितना हमारे पास इंपैक्ट मिला, पर सेकंड में कितना हमारे पास इंपैक्ट मिला, किसका, एब्रेसिव ग्रिड का, कितनी बार वो आके वहां पर इंपिंज कर रहा है, काम कर रहा है, वर्क कर रहा है एक सेकंड के अंदर, तभी तो हमें मिलेगा ना मीटर क्यूब पर सेकंड। आई बात समझ में, तभी हमें क्या मिलेगा, मीटर क्यूब पर सेकंड। क्लियर इतनी बात। नाउ अब नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाएगा, देखिए फिर से आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर दो चीजें होंगी, पहला पहला M.G, ये क्या बताता है, अगर मास के ऊपर डॉट लगा हुआ तो क्या बताएगा, दैट इज रेट, रेट ऑफ मास, मास किस रेट से आ रहा है, मास किस रेट से आ रहा है, दैट इज समथिंग केजी या समथिंग अमाउंट पर सेकंड, और डिवाइड बाई हम क्या करेंगे, केजी मास कर देंगे, तो मतलब M.G डिवाइड बाई mg अगर हम कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, हमें सेकंड मिल जाएगा। ठीक है, यूनिट बैलेंस, ऐसे आपको न्यूमेरिकल भी लगाना पड़ेगा यूनिट बैलेंस करके। ये क्या है, केजी पर सेकंड, ये क्या है, केजी। तो अब इसको अगर आप डिवाइड कर देंगे, अगर इसको आप ऐसे डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, 1/सेकंड, सॉरी केजी पर सेकंड डिवाइड बाई केजी, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1/सेकंड, मतलब पर सेकंड मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा n की वैल्यू।
वही क्या हो जाएगा, n की वैल्यू। तो n इज नथिंग बट मास ऑफ एब्रेसिव ग्रिट पर यूनिट टाइम डिवाइड बाय मास ऑफ ग्रिट। मास ऑफ एब्रेसिव ग्रिट पर यूनिट टाइम, मास ऑफ एब्रेसिव ग्रिट पर यूनिट टाइम, per unit time, that is rate, divide by mass of grit, mass of grit। समझ में आ गया होगा? नहीं यार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख लीजिएगा। हमें क्या निकालना है, पर सेकंड, हमें यूनिट निकालनी है। मास ऑफ एब्रेसिव ग्रिट पर यूनिट टाइम दैट इज केजी पर सेकंड, ये मिल गया हमें रेट, एंड डिवाइड बाई हम क्या कर देंगे मास से, तो क्या हो जाएगा केजी केजी गुजर जाएगा, बचे क्या 1/सेकंड। यही तो हमें चाहिए था, और यही किसके बराबर हो जाएगा, एन के, दैट इज नंबर ऑफ इंपैक्ट बाय एब्रेसिव ग्रिट पर सेकंड। ठीक है ना, लिख सकते हैं एमआरआर इज इक्वल टू, एमआरआर इज इक्वल टू वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास वीबी, और नंबर ऑफ, देखिए अलग से भी पूछा जा सकता है नंबर ऑफ इंपैक्ट बाय एब्रेसिव ग्रिट पर सेकंड, भैया जहां रेट दिया होगा मास दिया होगा डिवाइड कर दीजिएगा, वही हो जाएगा 1/सेकंड। ही क्या होगा हमारा नंबर ऑफ इंपैक्ट बाय एब्रेसिव पर सेकंड। ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स में अगर मिलेगा तो ऐसे किया जाएगा। देखो इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तभी आधे से ज्यादा बच्चे, ये कह सकते हो कि 90% बच्चा इस टॉपिक को छोड़ के जाता है, एमआरआर नहीं पढ़ेगा इसका, और मिलेगा भी नहीं आपको यूट्यूब वगैरह कोई बढ़िया, मिलना ही नहीं है। ठीक है, नाउ देखिए तो क्या हो जाएगा, m डॉट g डिवाइड बाई m g, दैट इज मास ऑफ ग्रिड। बन गया हमारा का फार्मूला, एक फार्मूला ये हो गया। नाउ अब हम इसको चेंज करेंगे, बिकॉज हमारे पास वीवी की वैल्यू है, mg की वैल्यू है, सबकी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, सबकी वैल्यू क्या है, अवेलेबल है। ठीक है ना, चलो देखते हैं फटाफट। आपको पता है व्हाट इज वीवी, मतलब वॉल्यूम, इंडक्टेंस वॉल्यूम में बिटल मॉडल कितना था हमारा, 2/3 पाई dg इंटू डेल्टा पावर 3/2, dg इंटू डेल्टा पावर 3/2। और क्या पता था आपके पास, mg इज इक्वल टू, यहां लिख लेना, वी नो दैट, पता तो हमें कुछ नहीं है लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं, वी नो दैट डेल्टा जी, ये पहले था मास में जब निकाला था, याद करिए स्टार्टिंग में मास हमने निकाल रखा तो मैंने कहा था आगे यूज होगा, फिर अगेन डेल्टा जी, रो जी, रो जी लिखा सही था, बोल गलत दिया, रो जी। और उसके बाद क्या था हमारे पास, उसके बाद क्या था, वॉल्यूम, वॉल्यूम हम निकाल चुके थे, क्या होगा पाई/6 डीजी क्यूब, पाई/6 डीजी क्यूब। मैं बार बार इतना स्लो इसलिए लिख रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए, याद हो जाए चीजें। अब इसका हम यूज कहां कर लेंगे, एमआरआर में। आपको पता है एमआरआर क्या था, एमआरआर अभी आपने निकाला था, एमआरआर क्या था, वीवी एम डॉट डिवाइड बाई एम, एम डॉट डिवाइड बाई एम। तो एमआरआर क्या हो जाएगा, जब आप इसमें रखेंगे तो वीवी की वैल्यू रख दीजिए 2/3 पाई डीजी इंटू डेल्टा पावर 3/2 इंटू एम डॉट रहेगा ही रहेगा, डिवाइड बाई एम की वैल्यू रो जी पाई/6 इंटू डीजी क्यूब। कुछ चीजें कैंसिल आउट होंगी यहाँ से, ठीक है ना, डीजी डीजी गुजर जाएगा यहाँ से। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा एम आर आर इज इक्वल टू, एम आर आर इज इक्वल टू 4 एम डॉट जी डिवाइड बाई रो जी इंटू डेल्टा बाई डीजी पावर, डेल्टा बाई डीजी पावर 3/2, डेल्टा बाई डीजी पावर 3/2। ठीक है ना, ये बन गया हमारा एम आर आर, ये बन गया हमारा एम आर आर। ये बन गया हमारा एम आर आर। ठीक है ना, क्लियर इतनी बात कि आपने पहले से पढ़ रखा था, हमने फार्मूला पुट किया, हमें एम आर आर की वैल्यू मिल गई। ठीक है ना, अब प्रॉब्लम क्या होगा, अगर डेल्टा नहीं दिया गया होगा, अगर डेल्टा
नहीं दिया गया होगा, अगर मान लो तो फार्मूला डायरेक्ट है, मैं डेल्टा रख दिया, अगर डेल्टा नहीं दिया गया होगा तब क्या करेंगे, इफ डेल्टा इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, क्या करेंगे, डेल्टा की वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपली सिंपली क्या करेंगे, डेल्टा की वैल्यू पुट कर देंगे, बी यूज डेल्टा, और निकाल चुके हो आप डेल्टा, कहां गया डेल्टा, आप निकाल चुके हैं, डेल्टा डेल्टा डेल्टा, जल्दी 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 जल्दी, डेल्टा dg इंटू बी रो जी डिवाइड बाई 6h इंटू 1/2 पावर 1/2, मतलब क्या हो जाएगा, अगर डेल्टा नहीं दिया गया होगा तो क्या दिया रहेगा, हार्डनेस, तो ये फार्मूला हमारा डेल्टा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला बन के आ जाएगा mg m डॉट g, दैट इज रेट वेलोसिटी पावर 3/2 डिवाइड बाई, फार्मूला और छोटा हो जाएगा ध्यान रखिएगा, रो जी 1/4 इंटू हार्डनेस की पावर 3/4, ये बन गया हमारा एक्चुअल फार्मूला फॉर, देन बी यूज, अगर डेल्टा नहीं दिया गया होगा हम डेल्टा की वैल्यू यूज करेंगे एंड देन हमारे पास आ जाएगा एम आर आर इज इक्वल टू दिस, एम आर आर इज इक्वल टू दिस, लो लेट डेल्टा भी गायब हो गया, डेल्टा भी गायब हो गया, ठीक है ना। नाउ अब देखिए फटाफट क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, एमआरआर पर क्या इफेक्ट आएगा जब हार्डनेस बढ़ेगी घटेगी, निकाल लेंगे, एमआरआर का क्या इफेक्ट आएगा डेंसिटी, एमआरआर क्या इफेक्ट आएगा वेलोसिटी, एमआरआर का क्या इफेक्ट आएगा स्टैंड ऑफ डिस्टेंस, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस का, एमआरआर क्या इफेक्ट आएगा बाकी अदर चीजों का, आप कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप सब बता देंगे, ये किसके लिए है, एमआरआर फॉर ब्रिटल मटेरियल, एमआरआर फॉर ब्रिटल मटेरियल, ये सब किसके लिए, ब्रिटल ब्रिटल ब्रिटल, बिकॉज ये हमने क्या यूज किया है, ब्रिटल मटेरियल। अब देखिए डक्टाइल मटेरियल में वॉल्यूम का फार्मूला चेंज था, डक्टाइल मटेरियल में वॉल्यूम क्या था, चेंज था, अब इस वॉल्यूम का हम यूज करेंगे डक्टाइल मटेरियल का एमआरआर निकालने के लिए, इस मटेरियल का यूज करेंगे डक्टाइल मटेरियल का एमआरआर निकालने के लिए, तो एमआरआर फॉर डक्टाइल मटेरियल्स, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हर जगह काम आएगा, ठीक है ना, जो भी इसके बाद आप पढ़ने वाले हैं, वाटर होगा या फिर आपको वाटर का तो सेम ही होगा, सब फार्मूला वगैरह सब कुछ सेम होगा, और लेकिन उसका डिफरेंट हो जाएगा जब हम अल्ट्रासोनिक की बात कर रहे होंगे तब चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, और अल्ट्रासोनिक में हम अलग कहानीज पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना, अल्ट्रासोनिक, लेकिन कॉन्सेप्ट लगभग लगभग यही रहेगा, अल्ट्रासोनिक में भी इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अल्ट्रासोनिक में भी लगभग लगभग यही कहानी रहेगी। नाउ एमआरआर, क्योंकि वहां पर भी एब्रेसिव यूज होता है, डक्टाइल ब्रिटल दो मटेरियल होंगे, तो हम किसके लिए निकाल रहे हैं, डक्टाइल के निकाल रहे हैं, ठीक है, डक्टाइल के निकालोगे तो एमआरआर क्या हो जाएगा यहाँ पर वीडी इंटू, वो तो सब वही रहेगा, एम जी डिवाइड बाई एम, एम डॉट जी डिवाइड बाई एम जी, बस वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, दैट इज वीडी चेंज हो जाएगा, और वहां से आपने वीडी निकाल रखा था, वीडी आपने निकाला था पाई डेल्टा स्क्वायर और डीजी बाई 2 था, पाई डेल्टा स्क्वायर डीजी बाई 2 था, इसको पुट कर दीजिए यहाँ पर, पाई डेल्टा स्क्वायर डीजी बाई 2 को जब आप पुट करेंगे देन एमआरआर फॉर डक्टाइल मटेरियल निकल के आ जाएगा 3 डेल्टा स्क्वायर फॉर डक्टाइल मटेरियल पाई डेल्टा इतना इतना इतना, ठीक है, 3 डेल्टा स्क्वायर, और वहां पर आ, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा एम डॉट जी डिवाइड बाई रो जी, क्योंकि यहाँ पर किसकी वैल्यू रखेंगे, एम जी की वैल्यू रख देंगे ना, एम जी मतलब मास की वैल्यू रख देंगे, तो रो जी डी, रो जी डी जी स्क्वायर, ये डी है, साफ साफ लिख दिया जाए, कंफ्यूज बहुत होंगे आप लोग क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है, डी जी स्क्वायर, दिस इज एम आर आर फॉर डक्टाइल मटेरियल,
MRR फॉर डक्टाइल मटेरियल। अब इफ वही सेम कहानी, डेल्टा इज नॉट गिवन, देन हम डेल्टा की वैल्यू पुट कर देंगे। डेल्टा की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, पुट कर लीजिएगा। MRR फॉर डक्टाइल मटेरियल, कुछ काम आप भी कर लीजिएगा, m.g इनटू वेलोसिटी स्क्वायर, डेल्टा जैसे आप हटाएंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, इन डिवाइड बाई हार्डनेस दैट इज 2h। देख लीजिए फार्मूला छोटा हो गया, बस आपको लास्ट फार्मूला याद रखिएगा और कुछ नहीं याद रखना है। ये आपका m.g है। दिस इज MRR फॉर डक्टाइल मटेरियल। MRR फॉर डक्टाइल मटेरियल, दोनों फार्मूले आपके इंपॉर्टेंट हैं। MRR फॉर डक्टाइल मटेरियल जिसमें डेल्टा है और जिसमें डेल्टा नहीं है। क्लियर है बात? तो ये हो गया हमारा MRR की कहानी, दैट इज मटेरियल रिमूवल रेट की कहानी। कब? जब हमारे पास डक्टाइल और ब्रिटल दोनों मटेरियल मौजूद होंगे। बस आपको क्या क्या ध्यान रखना है फटाफट देख लीजिए, एक बार रिपीट कर देता हूँ सारी चीजें, क्योंकि जब आप पढ़ भी रहे होंगे नोट्स, देखिए साथ में नोट्स जरूर बनाइएगा। यहाँ से हम लोग चल रहे थे, ये सब आपका क्लियर हो चुका था। फिर हमने फटाफट देखिए क्या क्या किया हम लोगों ने। ब्रिटल और डक्टाइल मटेरियल का मेन जो एक्चुअल में जो वर्डिंग्स है उसको ध्यान रखिएगा कि हेमिस्फेरिकल यहाँ बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, इंडेंटेशन। हेमिस्फेरिकल कब बनेगा? जब मैक्सिमम डेल्टा होगा, जब मैक्सिमम हमारा इंडेंटेशन होगा तब बनेगा हेमिस्फेरिकल। अभी हम इसको क्या बोलेंगे? सेमिस्फेरिकल। नाउ फिर उसके बाद हमने निकाला काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर होता है। फिर उसको बिकॉज मेरे पास मास पता है, mg डेल्टा रोजी इंटू वीजी। ठीक है, वीजी की वैल्यू रख दिया तो हमारा mg चेंज हो जाएगा, mg जो हम वहां यूज कर रहे थे। ठीक है ना। फिर काइनेटिक एनर्जी हमें यहाँ मिल गया। काइनेटिक एनर्जी के बाद इसी काइनेटिक एनर्जी को देखते हुए हमने क्या निकाल लिया? वर्क डन, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वर्क डन में चेंज होगी। वर्क डन क्या हो जाएगा? इंडेंटेशन एरिया इंटू हार्डनेस, निकल गया आपका वर्क डन। ये सब आपने निकाल लोगे। फिर उसके बाद दोनों को हम क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमने इक्वल किया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इंटू वर्क डन इक्वल कर दिया गया है। इक्वल करेंगे, डेल्टा की वैल्यू निकल आएगी। डेल्टा क्या है? इंडेंटेशन है। डेल्टा क्या है? इंडेंटेशन है। किस पर डिपेंड करेगा? डायमीटर डीजी पर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, डेंसिटी पर डिपेंड करेगा एंड हार्डनेस पर डिपेंड करेगा। इंडेंटेशन, इंडेंटेशन क्रैटर, जो क्रैटर का फॉर्मेशन है किस पर डिपेंड कर रहा है? देखिए ध्यान रखिएगा, डीजी पर। हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि डीजी अगर लिखा हुआ है तो डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू डीजी। ठीक है ना। नाउ आगे देखिए, उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने कैलकुलेशन शुरू किया किसके लिए? ब्रिटल एंड डक्टाइल के लिए। जब हम डेल्टा की वैल्यू निकाला तो हमें एक रिलेशन की जरूरत पड़ी थी, ये वाला। तो हमने इस रिलेशन को प्रूफ कर लेंगे हम आगे। आगे फिर हमने क्या किया? इस रिलेशन को प्रूफ कर लिया, रिलेशनशिप बिटवीन दिस वन दिस। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, नोट्स में आपको दिखता रहेगा। रिलेशनशिप बिटवीन डीजी एंड आर इन फॉर्म ऑफ डेल्टा। ठीक है ना। रिलेशन मिल गया। इस लेसन को हम आगे प्रूफ करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमें पास लेसन मिल जाएगा, आर इज इक्वल डीजी इंटू डेल्टा, अंडर रूट ओवर डीजी इंटू डेल्टा। फिर अगेन वापस जाएंगे ब्रिटल डक्टाइल मटेरियल पे। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे कॉन्सेप्ट को देखते हुए। उसके बाद फिर हमने क्या किया? MRR निकालना शुरू किया। MRR हमें कुछ नहीं करना है, सब की वैल्यू बस फटाफट पुट करना शुरू कर दिया। तो MRR फॉर डक्टाइल मटेरियल आ गया, सॉरी ब्रिटल मटेरियल आ गया। फिर उसके वजह से हमारे पास क्या आ गया? MRR फॉर डक्टाइल मटेरियल आ गया। ठीक है ना। नाउ अब देखो, ब्रिटल को ध्यान देखते हैं, डक्टाइल को नहीं देखते हैं। ब्रिटल को ध्यान देखते हैं। जो एक्चुअल में जो MRR होगा, यहाँ देखिए इस वाले फार्मूले में, इस वाले फार्मूले में जहां डीजी नहीं गुजर रहा है, MRR, ये वॉल्यूम, वॉल्यूम को अगर ध्यान से देखेंगे, वॉल्यूम को अगर ध्यान देखें तो यहाँ मैं एक लाइन लिखूंगा, बस उसी को आपको ध्यान रखना है। यहाँ मैं जो लाइन लिख रहा हूँ, वॉल्यूम में डायमीटर होगा और डायमीटर का क्यूब होगा, लिख दिया हमने। MRR इज प्रोपोर्शनल टू डीजी क्यूब। मतलब क्या हुआ कि MRR किस पर डिपेंड करेगा? जो इंडेंटेशन है, जो ग्रिट या इंडेंटेशन है, उसके डायमीटर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना। मतलब क्या हुआ? एब्रेसिव का साइज छोटा बड़ा, उस पर MRR क्या करेगा? हमारा डिपेंड करेगा। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। क्लियर इतनी बात? अब बढ़ते हैं, कदम बढ़ाते हैं धीरे धीरे आगे की तरफ। ठीक है ना। अब आगे की तरफ हमें देखना है क्या है, प्रोसेस पैरामीटर्स क्या क्या हमारे यूज होते हैं, क्या क्या हमारे क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, कब क्या बढ़ाएंगे कब क्या घटाएंगे, इन चीजों को हम थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एक्चुअल में MRR क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ कैटर इनटू नंबर ऑफ एब्रेसिव पर यूनिट टाइम, यही था। देखो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कैटर इनटू नंबर ऑफ एब्रेसिव पर यूनिट टाइम, यही तो आपने लिखा था, वॉल्यूम ऑफ कैटर नंबर ऑफ एब्रेसिव पर यूनिट टाइम, यही तो है N, यही तो है ना N। तो नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ एब्रेसिव का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ एब्रेसिव का मतलब क्या हुआ? जो भी डक्टाइल ब्रिटल जो भी होगा उसका वॉल्यूम। ठीक है, तो किसके बराबर होगा? डी के बराबर होगा। मतलब किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? डायमीटर के प्रोपोर्शनल में होगा। इंडेंटेशन डायमीटर के प्रोपोर्शनल में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कई बार पूछा गया, गेट इंजीनियरिंग सर्विस कई बार पूछा गया कि एब्रेसिव में MRR किसके प्रोपोर्शनल होता है, कब बढ़े कब घटेगा, ये पूछा गया, कई बार पूछा गया है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। नाउ
आ जाइए एब्रेसिव जेट मशीन, देखो देखने में मशीन ऐसा कुछ लगेगा, एब्रेसिव जेट मशीन देखने में ऐसा कुछ लगेगा। देखिए यहाँ से आपका एब्रेसिव हो वाटर हो दोनों चीजें एक ही जैसी मिलेंगी आपको, दोनों में आपको कुछ ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। नाउ आगे बढ़ते चलते हैं फटाफट। मैकेनिक्स ऑफ एजियम जो आप पढ़ चुके हैं वही सब चीजें हैं। एब्रेसिव पार्टिकल्स इम्पिंजेस, abrasive particles impinges, abrasive particle impinges on the work surface at high velocity and this impact cause a tiny brittle fracture। ध्यान रखिएगा brittle fracture for brittle material के लिए, ductile में नहीं होगा। and the following air or gases carries away the dislodged small workpiece particle, that is आप उसको चिप बोल सकते हैं या फिर ग्रिट बोल सकते हैं, या जो भी आपको समझ में आए वहां पर बोल दीजिएगा। चिप बोल सकते हैं या फिर पार्टिकल्स बोल सकते हैं, जो भी पार्टिकल टूट के आया हुआ है। ये कहानी आपको पहले से पता है, जो भी कुछ अब लिखा होगा सब पता है आपको। आगे देखिए नाउ मैकेनिक्स ऑफ एजियम, द प्रोसेस इज मोर सुटेबल व्हेन वर्क मटेरियल इज ब्रिटिल एंड फ्रेजाइल। मैंने बोला ना डक्टाइल के लिए काम नहीं करते हैं, ब्रिटिल के सबसे ज्यादा काम करते हैं। फार्मूला आपको ब्रिटिल का याद रखना है, डक्टाइल का नहीं याद रखना है। वो क्वेश्चन भी आपसे ब्रिटिल का ही पूछेगा, डक्टाइल का नहीं पूछेगा। बिकॉज रीजन मैंने बता दिया है कि जब डक्टाइल मटेरियल होगा एब्रेसिव पार्टिकल्स आएंगे तो इस पर चिपक जाएंगे एब्रेसिव, इसको बाद में क्लीन करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ए मॉडल फॉर द मटेरियल रिमूवल रेट, देखो इसको जो भी कुछ मॉडल था उसको इन दो साहब ने दिया, सरकार एंड पांडे 1980। ठीक है, ये आपका मटेरियल रिमूवल रेट जो हमने इन सब को प्रूफ कर रखा है अपने टर्म्स में, तो इसको बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपने इसका प्रूफ कर चुका है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। नाउ प्रोसेस पैरामीटर, द प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक कैन बी जज्ड बाय जजिंग एमआरआर, ज्योमेट्री ऑफ कट, रफनेस ऑफ सरफेस प्रोडक्ट एंड रेट ऑफ नोजल वियर। ठीक है, ये देखिए ये अभी हमने सिर्फ क्या निकालना है, सिर्फ एमआरआर निकाला है हमने, अभी तीन चीजें बाकी हैं, तीन चीजें बाकी हैं, हम नहीं पढ़ाएंगे, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मत पढ़िएगा, सेमेस्टर लेवल के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इवन एमटेक भी कर लेंगे तब भी कोई इंपॉर्टेंट, पीएचडी लेवल में आपको इंपॉर्टेंस पड़ेगी उसकी। जियोमेट्री ऑफ कट क्या बन रहा है ये आपको छूटा हुआ है, रफनेस ऑफ सरफेस प्रोडक्ट एंड रेशियो एंड रेट ऑफ नोजल वियर, तीन चीजें अभी और कैलकुलेट करेंगे तब जाकर आपका कंप्लीट प्रोसेस पैरामीटर होगा। हमने सिर्फ अभी एमआरआर का कैलकुलेशन किया हुआ है डक्टाइल फॉर डक्टाइल एंड फॉर ब्रिटल मटेरियल। ठीक है ना, नाउ द मेजर पैरामीटर व्हिच कंट्रोल्स दीस क्वांटिटीज आर, कौन कौन सी क्वांटिटीज ऐसी हैं जो इसको कंट्रोल करती है, एमआरआर जो कंट्रोल करता है वही आपको लिख देना है, कौन कौन सा, द एब्रेसिव, कंपोजिशन, स्ट्रेंथ, साइज, मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट एम डॉट, वही एम डॉट के फॉर्म में आपको मिला होगा फार्मूला। द गैसेस, कंपोजिशन, प्रेशर एंड वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी भी था, प्रेशर भी था, सब कुछ था वहां पर। नोजल, ज्योमेट्री, मटेरियल, डिस्टेंस एंड इंक्लिनेशन ऑफ द वर्कपीस, ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, लेकिन इस पर हम एमआरआर को नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ एमआरआर देखेंगे स्टैंड ऑफ डिस्टेंस के बेस पर। ठीक है, तो वो तब स्टैंड ऑफ डिस्टेंस का फार्मूला मिलेगा जब हम और आप नोजल और स्टैंड ऑफ डिस्टेंस के बीच में कोई रिलेशन डेवलप कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो मतलब कहने का ये है कि जो भी आपने पढ़ा हुआ है ये शुरुआत है, घबरा जाएंगे अब इतने में ही, इतना बड़ा प्रूफ है। और सर क्या क्या बोल रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा है, कब क्या बोल देना है, कब हेमिस्फीयर कब सेमीस्फीयर बोल देना है, कब ग्रिड बोल देना है, कब इनटेशन बोल देना है, कब मैक्सिमम इनटेशन बोल देना है। शुरुआत में उन्होंने मैक्सिमम बताया फिर कम कैसे हो गया, बहुत कंफ्यूजन होगी, बार बार देखना पड़ेगा आपको, देखिएगा इसको। ठीक है ना, नाउ द एब्रेसिव, एब्रेसिव के बारे में देखिए क्या क्या होगा। नाउ अब आते हैं हम लोग इसको समझाते हैं फटाफट। देखिए इफेक्ट ऑफ प्रोसेस पैरामीटर ऑन मटेरियल रिमूवल रेट, इफेक्ट ऑफ process parameter on MRR, इफेक्ट ऑफ प्रोसेस पैरामीटर ऑन MRR, अच्छा नहीं दिख रहा है, ऑन MRR। ठीक है ना, देखिए फटाफट पहला हम बात कर रहे हैं MRR वर्सेस साइज ऑफ एब्रेसिव, साइज ऑफ, अब मुझे बताओ एब्रेसिव का साइज बढ़ाएंगे तो एमआरआर पर क्या इफेक्ट आएगा। ऑब्वियस सी बात है, एब्रेसिव का साइज बढ़ाएंगे तो एमआरआर बढ़ता हुआ नजर आएगा, एमआरआर बढ़ता हुआ ही नजर आएगा, जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा मटेरियल आपका क्या होगा, रिमूव होगा। ठीक है ना, तो इनकी बाय इंक्रीजिंग द एब्रेसिव इम्पैक्ट एरिया विल बी मोर, एब्रेसिव जब आप इंक्रीज करेंगे साइज बढ़ाएंगे तो इम्पैक्ट एरिया क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा हमें क्या मिलेगा, एब्रेसिव का इम्पैक्ट मिलेगा, एब्रेसिव का इम्पैक्ट मिलेगा और मटेरियल ज्यादा टूट के बाहर आएगा, इसलिए ये स्लोप कैसा दिखेगा, बढ़ता हुआ। ठीक है ना, नाउ आगे परसेंटेज ऑफ ग्रेन्स, जो एब्रेसिव ग्रेन्स है हमने उसका परसेंटेज बढ़ा दिया है, अब एमआरआर का क्या इफेक्ट आएगा,
अब एमआरआर का क्या इफेक्ट आएगा? कहने का मतलब जो जेट है उसमें धीरे 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 आप क्या कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ ग्रेन्स बढ़ा रहे हैं। तो बाय इंक्रीजिंग द परसेंटेज ग्रेन्स इंपैक्ट विल बी मोर। भाई जितना ज्यादा एब्रेसिव उसमें यूज करेंगे इंपैक्ट उतना क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब बहुत ज्यादा आप बढ़ा देंगे, तब क्या होगा, एब्रेसिव आपस में कोलाइड हो जाएंगे और अपना मोमेंटम खो देंगे। जब बहुत ज्यादा एब्रेसिव हो जाएंगे तो एब्रेसिव आपस में कोलाइड हो जाएंगे और अपना मोमेंटम खो देंगे, तो उसकी वजह से फिर एमआरआर क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो कहने का मतलब लाइक दिस, पहले बढ़ेगा और फिर घट जाएगा। यहां पर क्या होगा, आपका मैक्सिमम एमआरआर। ठीक है ना? आपने परसेंटेज ऑफ ग्रेन्स बढ़ाया, मतलब नंबर ऑफ ग्रेन्स आपने बढ़ाया, ग्रेन की क्वांटिटी आपने बढ़ाई, जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो इंपैक्ट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा एब्रेसिव आपस में निकल ही नहीं पा रहे, नोजल से भिड़े जा रहे हैं आपस में, तो क्या होगा, उनका खुद का मोमेंटम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? चले आगे, नेक्स्ट। दो हो गए, थर्ड देखिए, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस वर्सेस एमआरआर, एमआरआर वर्सेस स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। अब देखो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, ये जो नोजल है, ये आपका नोजल एंड दिस इज द वर्क पीस। इस नोजल से क्या आ रहे हैं, एब्रेसिव पार्टिकल्स आ रहे हैं, आने दीजिए, क्यों रोकना भैया, आते रहो। नोजल और वर्कपीस के बीच में जो गैप है यही कहलाता है स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। अब आप मुझे बताओ, जब स्टैंड ऑफ डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या इफेक्ट आएगा? शुरुआत में जब आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे आप स्टैंड ऑफ डिस्टेंस बढ़ा रहे होंगे मोमेंटम गेन होगा, मोमेंटम गेन होगा। कहने का मतलब क्या है, इनिशियली by increasing the stand of distance momentum of abrasive will be increasing। तो इनिशियली देखो, मैं तीन स्टेप लिखूंगा, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा। तो जब आप पहले जब आपने इंक्रीजिंग किया, जब इंक्रीजिंग हुआ तो मोमेंटम भी क्या हुआ, बढ़ा। तो कहने का मतलब क्या है, मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है ना? लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब एयर बहुत दूर होकर दिया आपने, तो एयर का ड्रैग आएगा। तो एयर के ड्रैग की वजह से वो जो मोमेंटम होगा वो किल हो जाएगा, मोमेंटम का डिके हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो उसकी वजह से हमारा एमआरआर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो दूसरे में क्या हुआ, डिके, डिके इन मोमेंटम, डिके इन मोमेंटम बाई एयर ड्रैग, बाई एयर ड्रैग रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर। और जब आप डिस्टेंस बढ़ा देंगे, देखिए शुरुआत में आपने बढ़ाया तो क्या हुआ, मोमेंटम अच्छा मिला, कटिंग अच्छी होगी, एमआरआर बढ़ेगा। ज्यादा आपने बढ़ा दिया तो एयर भी आने लगा, एयर का ड्रैग की वजह से थोड़ा सा कम होगा, जिसकी वजह से कांस्टेंट रहेगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक है ना? और ज्यादा जब आप बढ़ा दोगे तो बहुत ज्यादा डिके हो जाएगा, और जब आप ज्यादा बढ़ा देंगे तो बहुत ज्यादा डिके हो जाएगा, मतलब एयर ड्रैग विल बी मोर, जिसकी वजह से क्या होगा हमारा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर हम बढ़ा रहे थे ना, यहाँ पर रहेगा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट का, और फिर क्या होगा, कम होगा। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एमआरआर विल बी लेस, विल बी डिक्रीजिंग। समझ गए बात को? स्टैंड ऑफ डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक है ना? आगे नाउ अब बात करते हैं एक्यूरेसी, एक्यूरेसी की बात करते हैं। एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी में हम देखेंगे स्टैंड ऑफ डिस्टेंस वर्सेस एक्यूरेसी, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस वर्सेस एक्यूरेसी। अब देखो जैसे जैसे आप स्टैंड ऑफ डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे आप स्टैंड ऑफ डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, एब्रेसिव मिक्सचर कमिंग आउट ऑफ द नोजल विल हैव अ इफेक्ट कॉल्ड मशरूमिंग इफेक्ट, कॉल्ड मशरूमिंग इफेक्ट। मशरूमिंग इफेक्ट की वजह से स्टैंड ऑफ डिस्टेंस जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हैं एक्यूरेसी कम होती जाएगी, लाइक दिस, ये फॉलो होगा। जैसे जैसे आप स्टैंड ऑफ डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, देखिए एक्यूरेसी क्या हो रही है हमारी, कम हो रही है। व्हाट इज मशरूमिंग इफेक्ट, व्हाट इज मशरूमिंग इफेक्ट? देखिए मशरूम इफेक्ट क्या होता है, दिस इज अ नोजल, ये आपका नोजल है। अब इस नोजल से, ये आपका वर्क पीस है, इस नोजल से कटिंग जो होगा वो इस क्रॉस सेक्शन में होना चाहिए, इस क्रॉस सेक्शन में होना चाहिए। लेकिन मशरूमिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, इस क्रॉस सेक्शन बना के कुछ यहां होगा, ये लाइक दिस, फैलते हुए जाएगा एब्रेसिव, इसको बोलते हैं मशरूमिंग इफेक्ट। तो मशरूमिंग इफेक्ट की वजह से एक्यूरेसी क्या हो गई, खत्म हो गई, चेंज हो गई। हमें तो यहीं तक करना था ना, लेकिन अब बढ़ गया है,
मटेरियल इतना कट होगा, इसलिए बहुत ज्यादा हम स्टैंड ऑफ डिस्टेंस भी बढ़ा नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ मशरूमिंग इफेक्ट, बिकॉज ऑफ मशरूमिंग इफेक्ट, बिकॉज ऑफ मशरूमिंग इफेक्ट। ठीक है बच्चा लोग, मुझे लगता है ठीक है, ठीक है ना। तो ये कहानी थी आपकी एब्रेसिव जेट मशीनिंग की। अब आपको एक खुशखबरी बताता हूँ कि जितना भी कुछ आपने पैरामीटर पढ़ा है ये सब वाटर जेट मशीनिंग का सेम है, जो भी कुछ है सब सेम है, सिर्फ वहां पर क्या कर देंगे, कैरियर फ्लूइड वाटर हो जाएगा बस। कैरियर फ्लूइड क्या हो जाएगा, वाटर। 2 मिनट के अंदर वाटर जेट मशीनिंग खत्म होगा, 2 मिनट के अंदर वाटर जेट मशीनिंग खत्म होगा। ये सुन के आप थोड़ा सा खुश हुए होंगे, अरे वाह बड़ा जल्दी खत्म हो जा रहा है, 2 मिनट के अंदर वाटर जेट मशीनिंग खत्म। आ जाइए वाटर जेट मशीनिंग, ये है वाटर जेट मशीनिंग। सेटअप देख लो, हाई प्रेशराइज वाटर, हाई प्रेशराइज वाटर कहां से जाएगा, नोजल के थ्रू से, नोजल के ओपनिंग से पास कराएंगे और उसमें हम क्या मिला देंगे, एब्रेसिव पार्टिकल मिला देंगे। कैरियर फ्लूइड हमारा क्या हो जाएगा, वाटर, और उसमें क्या रहेगा, एब्रेसिव पार्टिकल, एब्रेसिव पार्टिकल्स। देख लिया सेटअप। नाउ also known as hydrodynamic machining, used uses a fine high pressure high velocity of water directed at work surface to cause cutting of work, to cause cutting of work। ठीक है, वर्क की कटिंग के लिए। अब समझिए ध्यान से, ये जो पूरा का पूरा आपको दिख रहा है, ये जो पूरा का पूरा आगे जो पैरामीटर दिख रहा है, ये आपको नहीं लिखना है। कई चीजें एक साथ पढ़ा रहा हूं मैं, ये तब लिखना है जब सिर्फ वाटर यूज हुआ होगा, एब्रेसिव नहीं यूज हो रहा है तब। और जब एब्रेसिव यूज होगा तो जो आपने अभी तक पढ़ रखा है एब्रेसिव जेट मशीनिंग में। क्लियर है बात, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। नोजल डायमीटर 0.1 टू 0.4 mm, प्रेशर 400 मेगापास्कल, वेलोसिटी 900 मीटर पर सेकंड। देख लीजिए बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वेलोसिटी है, तो सिर्फ और सिर्फ वाटर कटिंग हो रही, वहां पर एब्रेसिव नहीं है। एब्रेसिव यूज करेंगे तो ये वेलोसिटी कम हो जाएगी, 300 मीटर पर सेकंड तक आ जाएगी, जो आपने वहां लिख रखा था। फ्लूइड प्रेशराइज बाई हाइड्रोलिक पंप, जो फ्लूइड का प्रेशर होगा, फ्लूइड यूज कर रहे हैं तो हम क्या करें, वहां पंप लगा के रखेंगे, ना कि कंप्रेसर। वहां पंप लगा दिया, पंप कंप्रेसर भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है यूज एंड एप्लीकेशन पर। इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस 3.2 mm, ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। नोजल ओपनिंग डायमीटर अफेक्ट प्रिसीजन, वाटर प्रेशर हाई फॉर थिकर मटेरियल, कटिंग फीड रेट, द वेलोसिटी एट विच द WJC nozzle is transversed along the cutting path। खत्म, वाटर जेट मशीनिंग खत्म, एब्रेसिव जेट मशीनिंग खत्म, एंड वाटर एब्रेसिव जेट मशीनिंग, तीनों खत्म। ठीक है ना, इसको आप देखिए सब कुछ एक ही जैसा है, इसलिए हमने वो प्रूफ कराया कि एक बार प्रूफ करेंगे तो मैंने बोला 3 जगह काम आएगा, तो 2 जगह तो आपने देख ही लिया, एक तो उसमें एब्रेसिव में, दूसरा वाटर में। अभी अल्ट्रासोनिक बचा हुआ है, अल्ट्रासोनिक में लगभग लगभग यही पैरामीटर होगा, सिर्फ वहां पर क्या आ जाएगा, कहीं ऐड हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन हो रहा है, 10 खत्म, ट्रांसड्यूसर पढ़ेंगे खत्म हो जाएगा, कुछ उसमें अलग है ही नहीं। और पैरामीटर, एब्रेसिव का जो पैरामीटर होगा वो लगभग लगभग यही रहेगा, बस वहां पर प्रॉब्लम आएगी, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहती है, बार बार वो नीचे आता रहेगा, तो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज हमें क्या करना है, वाइब्रेशन क्रिएट करना है वहां पर। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है बस। बाकी जो MRR वगैरह निकालेंगे, लगभग बहुत ज्यादा फार्मूले में चेंजेस नहीं आएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है वहीं से आपको मिल जाएगा MRR। ठीक है ना। नाउ देख लेते हैं फटाफट, देखो फटाफट देख लो। गैस, जब गैस यूज करेंगे तब प्रेशर वगैरह कितना होगा, या पढ़ लीजिएगा। नोजल कैसा होता है, राइट एंगल हेड, स्ट्रेट हेड, थोड़ा सा आप नोजल पढ़ लीजिएगा, अगर मान लीजिए कहीं पूछा गया तो आप बता देंगे। अब आपको खुद खुद पढ़ना है, मैं चीजें मेंशन कर दिया हूँ। नोजल टिप डिस्टेंस, दैट इज स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। तो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस की बात देखिए, रहेगा फिर होगा, वो चीजें यहाँ पर दी गई हैं, आप PDF मिल जाएगा, थोड़ा सा इसको आप रिकॉल कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब जब एक्चुअल में जब वर्किंग होती है तो कैसा फोटोग्राफ दिखता है, कैसा प्रोफाइल दिखता है, जब हम यूज करते हैं एक्चुअल, जब मटेरियल यूज करते हैं एक्चुअल कैविटी प्रोफाइल एट डिफरेंट एंटिटी। ठीक है ना, तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा, प्रोफाइल दिखे तो भैया क्या कर रहे हैं, कैसे कट होगा। ठीक है, नाउ
आगे ये आपका है एब्रेसिव जेट मशीनिंग, वही जो हमने बताया वाटर जेट वाला। एब्रेसिव जेट एब्रेसिव जेट मशीनिंग में ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है आपके एक्चुअल में जो चीजें यूज होती हैं। देखिए क्या क्या है, प्रेशर गेज वगैरह लगा होगा, रिलीफ वाल्व लगा, कंप्रेसर लगा होगा। जब एक्चुअल डायग्राम आप बनाएंगे, एब्रेसिव फीडर, मिक्सिंग चैम्बर, एब्रेसिव नोजल, स्टैंडर्ड वर्कपीस, फिक्सर, ये सब आप बना चुके हैं पहले। शुरुआत की 2-3 स्लाइड में मैं इसको बना दिया हूँ। जो आपको कॉपी में बनाना है, आपको ये बनाना है, आप ये बना लीजिएगा। जितने पॉइंट यहाँ लिखे हैं सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना। नाउ अब उसके बाद हम बात करेंगे किसका, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, अब इसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं इसी का उठाकर यूज कर लूंगा। कॉन्सेप्ट वहां पर लगभग सेम रहेंगे, उसमें आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा बहुत ज्यादा। एमआरआर उसमें भी होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते रहिए, बहुत ध्यान से प्रूफ करिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो प्रूफ है रिपीट कर करके बहुत ध्यान से कर जरूर लेना, नोट्स खुद से जरूर बना लेना, ठीक है ना, तभी वो याद रहेगा। उसमें से अगर आपको 50% भी अगर आप याद है ना, एमआरआर आप निकाल ले जाओगे, मेरी बात मानो सिर्फ और सिर्फ यूनिट बैलेंस करके, ठीक है।